नमस्कार दोस्तों, द बुल टॉक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग और निवेश को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस विशेष श्रृंखला में हम शेयर बाजार के इतिहास के सबसे महान ट्रेडरों में से एक जेसी लिवरमोर की पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से जानेंगे। उनकी सफलता, असफलताएं, संघर्ष, ट्रेडिंग रणनीतियां, मनोविज्ञान और उनके अमूल्य सिद्धांतों को हमने 15 भागों में व्यवस्थित किया है ताकि आप उनकी कहानी को क्रमबद्ध और आसान भाषा में समझ सकें। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल उनकी जीवनी बताना नहीं है, बल्कि उनके अनुभवों से मिलने वाली उन सीखों को समझना है जो आज भी हर ट्रेडर और निवेशक के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। ये वीडियो केवल शैक्षणिक एजुकेशनल उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की निवेश या ट्रेडिंग सलाह देना नहीं है। इस श्रृंखला को तैयार करते समय हमने उपलब्ध विश्वसनीय पुस्तकों, ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणिक स्रोतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है ताकि आपको यथासंभव सही और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की जा सके। फिर भी यदि अनजाने में कहीं कोई तथ्यात्मक त्रुटि या चूक रह जाती है तो कृपया उसे हमारी मानवीय भूल समझें और हमें अवश्य अवगत कराएं ताकि भविष्य में उसे सुधारा जा सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शेयर बाजार के महानतम ट्रेडरों में से एक जेसी लिवरमोर की प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद जीवन यात्रा। जेसी लिवरमोर, शेयर बाजार का महान सट्टेबाज और ट्रेडिंग का बेजोड़ उस्ताद। भाग 1, बचपन, प्रारंभिक जीवन और शेयर बाजार में प्रवेश। शेयर बाजार के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें केवल सफल ट्रेडर नहीं बल्कि एक युग की पहचान माना जाता है। उन्हीं महान व्यक्तियों में एक नाम जेसी लिवरमोर का है। आज भी दुनिया भर के ट्रेडर, निवेशक और बाजार के विद्यार्थी उनके अनुभवों, उनकी गलतियों और उनके सिद्धांतों से सीखने का प्रयास करते हैं। लगभग एक शताब्दी पहले उन्होंने जिन नियमों के आधार पर ट्रेडिंग की थी, उनमें से अनेक नियम आज भी उतने ही प्रभावी माने जाते हैं। आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर, एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में भी मानव मनोविज्ञान नहीं बदला है, और यही कारण है कि जेसी लिवरमोर के विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार करोड़ों डॉलर कमाए, कई बार सब कुछ खो दिया, फिर शून्य से शुरुआत की और दोबारा सफलता प्राप्त की। उनका जीवन ये सिखाता है कि बाजार केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, जोखिम प्रबंधन और स्वयं पर नियंत्रण से जीता जाता है। जेसी लिवरमोर का जन्म 26 जुलाई 1877 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। उनका परिवार साधारण किसान परिवार था। उनके पिता खेती करते थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी खेती का काम संभाले। उस समय अमेरिका आज की तरह औद्योगिक और वित्तीय महाशक्ति नहीं बना था। देश तेजी से बदल रहा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग खेती और श्रम पर निर्भर थे। शिक्षा हर किसी तक आसानी से नहीं पहुंचती थी और बच्चों से कम उम्र में ही काम करवाना सामान्य बात थी। ऐसे वातावरण में पले बड़े जेसी के सामने भी वही जीवन था जो उनके आसपास के अधिकांश लोगों का था, खेतों में मेहनत करना, परिवार का सहारा बनना और एक साधारण जीवन जीना। हालांकि बचपन से ही जेसी अन्य बच्चों से कुछ अलग थे। उन्हें संख्याओं से विशेष लगाव था। जहां दूसरे बच्चे खेलों में अधिक रुचि लेते थे, वहीं जेसी को अंक, हिसाब किताब और पैटर्न देखने में आनंद आता था। वे गणित में तेज थे और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। ये गुण आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। शेयर बाजार में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं और उनमें छिपे पैटर्न को पहचानना आसान नहीं होता। बचपन में विकसित हुई उनकी अवलोकन क्षमता ने बाद में उन्हें असाधारण ट्रेडर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेसी की मां चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। वे समझती थीं कि शिक्षा ही ऐसा साधन है जो उनके बेटे का भविष्य बदल सकती है। दूसरी ओर उनके पिता का मानना था कि खेती ही सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक काम है। यही सोच दोनों के बीच मतभेद का कारण बनी। जब जेसी लगभग 14 वर्ष के हुए, तब उनके पिता ने निर्णय लिया कि अब पढ़ाई पर्याप्त हो चुकी है और उन्हें खेतों में पूरा समय देना चाहिए। लेकिन जेसी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और जीवन में इससे कहीं अधिक अवसर मौजूद हैं। यही वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन का पहला बड़ा और साहसी निर्णय लिया। उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया। उस समय उनके पास न अधिक धन था, न कोई प्रभावशाली पहचान और न ही भविष्य की कोई निश्चित योजना। लेकिन उनके भीतर सीखने की तीव्र इच्छा और बेहतर जीवन बनाने का संकल्प था। बहुत कम उम्र में घर छोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन निर्णय होता है, परंतु यही निर्णय आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। घर छोड़ने के बाद वे बोस्टन पहुंचे, जो उस समय अमेरिका का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और वित्तीय शहर था। यहां आकर उन्होंने रोजगार की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें एक स्टॉक ब्रोकरेज कार्यालय में काम मिल गया। उनका पद बहुत छोटा था और वे कोई ट्रेडर नहीं थे। उनका मुख्य कार्य शेयरों के भाव एक बोर्ड पर लिखना था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन नहीं होती थी। स्टॉक एक्सचेंज से आने वाले भाव टेलीग्राफ के माध्यम से कार्यालय तक पहुंचते थे और कर्मचारी उन्हें हाथ से ब्लैकबोर्ड पर लिखते थे ताकि ग्राहक उन्हें देख सकें। पहली नज़र में ये काम साधारण लगता है, लेकिन यही काम जेसी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला बन गया।
दिन भर हजारों कीमतें उनकी आंखों के सामने बदलती थीं। अधिकांश कर्मचारी केवल अपना काम करते थे, लेकिन जेसी हर बदलती कीमत को ध्यान से देखते थे। वे ये समझने की कोशिश करते थे कि कुछ शेयर लगातार ऊपर क्यों जा रहे हैं, कुछ अचानक नीचे क्यों गिरते हैं और कुछ लंबे समय तक एक सीमित दायरे में क्यों घूमते रहते हैं। वे केवल कीमतें नहीं लिख रहे थे, बल्कि बाजार की भाषा सीख रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें वे विभिन्न शेयरों की कीमतों का रिकॉर्ड रखते थे। वे घंटों बैठकर पुराने आंकड़ों की तुलना करते और यह समझने का प्रयास करते कि कीमतों की चाल में कोई नियम या पैटर्न है या नहीं। उस समय अधिकांश लोग शेयर बाजार को भाग्य का खेल मानते थे, लेकिन जेसी का विश्वास था कि बाजार की चाल के पीछे कुछ निश्चित व्यवहारिक नियम होते हैं। यदि उन्हें समझ लिया जाए तो सफलता की संभावना बढ़ सकती है। यही सोच आगे चलकर उनकी ट्रेडिंग शैली की नींव बनी। कुछ महीनों के अनुभव के बाद उन्होंने महसूस किया कि कई बार कीमतें विशेष प्रकार का व्यवहार दोहराती हैं। कुछ शेयर लगातार मजबूत बने रहते थे और कुछ लगातार कमजोर। उन्होंने समझा कि बाजार में केवल सस्ती कीमत देखकर खरीदना समझदारी नहीं है। कई बार महंगा दिखने वाला शेयर और ऊपर जाता है, जबकि सस्ता दिखने वाला शेयर और नीचे गिरता रहता है। यह विचार उस समय के लिए बहुत अलग था और बाद में उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में शामिल हुआ। इसी दौरान उन्हें अमेरिका में प्रचलित तथाकथित बकेट शॉप्स के बारे में पता चला। ये ऐसी जगहें थीं जहां लोग शेयरों की वास्तविक खरीद फरोख्त नहीं करते थे, बल्कि केवल कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाते थे। ये व्यवस्था आज के विनियमित शेयर बाजार जैसी नहीं थी। बहुत से लोग इसे सट्टेबाजी का माध्यम मानते थे। यहाँ कम पूंजी वाला व्यक्ति भी छोटी राशि से बाजार की दिशा पर दांव लगा सकता था। युवा जेसी के लिए यह अपने ज्ञान को परखने का पहला अवसर था। उन्होंने बहुत छोटी राशि से ट्रेड करना शुरू किया। शुरुआत में वे बड़े जोखिम नहीं लेते थे। वे पहले कीमतों का अध्ययन करते, फिर अपनी समझ के अनुसार छोटी ट्रेड लेते। आश्चर्य की बात यह थी कि वे लगातार लाभ कमाने लगे। इसका कारण भाग्य नहीं था, बल्कि उनका गहरा अवलोकन था। उन्होंने कई महीनों तक केवल बाजार को देखा था और जल्दबाजी में ट्रेड नहीं किए थे। जब उन्होंने पहली बार वास्तविक धन लगाया, तब तक वे बाजार के व्यवहार को सामान्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर समझने लगे थे। उनकी सफलता ने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। बहुत कम उम्र का एक लड़का बार बार लाभ कमा रहा था। कई लोगों को यह संयोग लगा, लेकिन समय के साथ स्पष्ट हो गया कि उसके पीछे अध्ययन, अनुशासन और पैटर्न पहचानने की क्षमता थी। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन उनके भीतर एक और महत्वपूर्ण गुण था। वे जानते थे कि बाजार हमेशा सही होता है और व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता। इसलिए वे अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करते थे। यही गुण उन्हें भीड़ से अलग बनाता था। यहीं से जेसी लिवरमोर की वास्तविक यात्रा शुरू हुई। वे अब केवल एक कर्मचारी नहीं रहे थे, वे बाजार के विद्यार्थी बन चुके थे। उनके सामने एक ऐसी दुनिया खुल चुकी थी जहां धन कमाने के अवसर असीमित थे, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े थे। आने वाले वर्षों में यही युवा लड़का अमेरिका के सबसे चर्चित ट्रेडरों में शामिल होगा, करोड़ों डॉलर कमाएगा, कई बार सब कुछ खो देगा और फिर भी बार बार उठकर दुनिया को ये सिखाएगा कि शेयर बाजार केवल पैसे का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, अनुशासन और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। ये तो केवल शुरुआत थी। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने बकेट शॉप्स में किस प्रकार लगातार सफलता प्राप्त की, उन्हें बॉय प्लंजर क्यों कहा जाने लगा, उनकी शुरुआती ट्रेडिंग रणनीतियां क्या थीं और कैसे उनकी असाधारण सफलता ने उन्हें अंततः वॉल स्ट्रीट की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भाग 2, बकेट शॉप्स में सफलता, बॉय प्लंजर की पहचान और वॉल स्ट्रीट की ओर पहला कदम। पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार एक साधारण किसान परिवार का लड़का बोस्टन पहुंचा और एक स्टॉक ब्रोकरेज कार्यालय में काम करते हुए शेयर बाजार की भाषा सीखने लगा। ब्लैक बोर्ड पर दिन भर बदलते हुए शेयरों के भाव लिखना उसके लिए केवल नौकरी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी पाठशाला थी जहां वह बिना किसी औपचारिक शिक्षक के बाजार के व्यवहार को समझ रहा था। अब उसके सामने अगला चरण था अपने ज्ञान को वास्तविक धन के साथ परखना। यही वह समय था जब जेसी लिवरमोर के जीवन ने एक नया मोड़ लिया और उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि यदि बाजार को सही ढंग से समझा जाए तो उससे असाधारण धन कमाया जा सकता है। उस समय अमेरिका में बकेट शॉप्स बहुत लोकप्रिय थीं। आज के समय में इनकी तुलना किसी विनियमित स्टॉक एक्सचेंज से नहीं की जा सकती। वहां वास्तविक शेयरों की डिलीवरी नहीं होती थी। लोग केवल यह अनुमान लगाते थे कि किसी शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। यदि अनुमान सही निकला तो लाभ मिलता और गलत होने पर पैसा खोना पड़ता। ये व्यवस्था जोखिम भरी थी और कई बार संचालकों के पक्ष में भी काम करती थी। फिर भी छोटे निवेशकों और शुरुआती ट्रेडरों के लिए ये बाजार में प्रवेश का आसान माध्यम बन गई थी। बहुत कम पूंजी के साथ भी कोई व्यक्ति यहाँ अपनी किस्मत आजमा सकता था। जेसी ने शुरुआत में बहुत छोटी रकम से ट्रेड करना शुरू किया। वे हर अवसर पर पैसा लगाने के बजाय केवल उन्हीं स्थितियों में ट्रेड करते थे जहां उन्हें अपनी संभावना मजबूत दिखाई देती थी। ये बात उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। अधिकांश लोग हर दिन ट्रेड करते थे, जबकि जेसी केवल तब ट्रेड करते जब उन्हें लगता कि बाजार स्पष्ट संकेत दे रहा है।
बाद के वर्षों में भी उन्होंने बार बार कहा कि बाजार में हर समय पैसा कमाने का अवसर नहीं होता। सबसे बड़ा कौशल सही समय का इंतजार करना है। कुछ ही समय में उनकी जीत का प्रतिशत इतना अधिक हो गया कि लोग उन्हें पहचानने लगे। जहां दूसरे लोग लगातार पैसे हार रहे थे, वहीं ये दुबला पतला किशोर लड़का नियमित रूप से लाभ लेकर बाहर निकलता था। कई लोगों ने पहले इसे संयोग माना, लेकिन जब ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा तो स्पष्ट हो गया कि उसके पास कोई विशेष समझ है। धीरे धीरे स्थानीय ट्रेडरों के बीच उसकी चर्चा होने लगी। उसी समय उन्हें एक नया नाम मिला, बॉय प्लंजर। उस दौर में प्लंजर शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो साहस के साथ बड़े दांव लगाता हो। चूंकि जेसी की उम्र बहुत कम थी, इसलिए लोग उन्हें बॉय प्लंजर कहने लगे। ये नाम जल्द ही बकेट शॉप्स की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। लोग केवल उनके ट्रेड देखने के लिए आने लगे। कुछ लोग उनकी नकल करने लगे और कुछ लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये लड़का बाजार की दिशा पहले से कैसे पहचान लेता है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जेसी के पास कोई जादुई सूत्र नहीं था। उनका सबसे बड़ा हथियार था अवलोकन। वे लगातार कीमतों को देखते थे और उनकी चाल को याद रखते थे। यदि किसी शेयर में असामान्य मजबूती दिखाई देती तो वे समझते कि उसके पीछे कोई बड़ा खरीदार हो सकता है। यदि किसी शेयर में बार बार बिकवाली आती तो वे मान लेते कि वहां कोई बड़ी कमजोरी मौजूद है। उस समय तकनीकी विश्लेषण के आधुनिक उपकरण नहीं थे, फिर भी वे केवल कीमतों के व्यवहार को देखकर बाजार की दिशा समझने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। उन्होंने देखा कि बाजार अक्सर भीड़ की सोच के विपरीत चलता है। जब अधिकांश लोग किसी शेयर को लेकर बहुत उत्साहित होते थे, तब कई बार उसकी तेजी समाप्त होने लगती थी। दूसरी ओर, जब लोग किसी शेयर से पूरी तरह निराश हो जाते थे, तब वही शेयर धीरे धीरे मजबूत होने लगता था। इससे उन्होंने ये समझा कि भीड़ का अनुसरण करना हमेशा लाभदायक नहीं होता। बाजार में सफलता पाने के लिए स्वतंत्र सोच विकसित करनी पड़ती है। हालांकि शुरुआती सफलता के साथ एक नया खतरा भी आया। लगातार जीतने से किसी भी व्यक्ति में अति आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। लेकिन जेसी ने जल्दी ही महसूस किया कि बाजार किसी को भी घमंड करने का अवसर नहीं देता। कई बार उन्हें छोटे छोटे नुकसान भी हुए। शुरुआत में ये नुकसान उन्हें परेशान करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने समझ लिया कि नुकसान ट्रेडिंग का स्वाभाविक हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि नुकसान होगा या नहीं, बल्कि यह है कि नुकसान कितना छोटा रखा जाता है और लाभ कितना बड़ा होने दिया जाता है। यही सिद्धांत आगे चलकर उनकी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी का आधार बना। बकेट शॉप्स के मालिक भी धीरे धीरे उनसे परेशान होने लगे। उनका व्यवसाय इस बात पर निर्भर करता था कि अधिकांश ग्राहक पैसा हारें। लेकिन जेसी लगातार पैसा जीत रहे थे। कई स्थानों पर उन्हें ट्रेड करने से रोक दिया गया। कुछ दुकानों ने उनका प्रवेश ही बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि ये लड़का इसी तरह जीतता रहा तो उनका व्यवसाय प्रभावित हो जाएगा। ये किसी भी युवा ट्रेडर के लिए असाधारण घटना थी। एक किशोर को इसलिए बाहर निकाला जा रहा था क्योंकि वह बाजार को बहुत अच्छी तरह समझने लगा था। यह अनुभव जेसी के लिए एक बड़ी सीख था। उन्होंने समझा कि यदि वे वास्तव में बड़ा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उन्हें बकेट शॉप्स की सीमित दुनिया से बाहर निकलना होगा। वास्तविक अवसर वॉल स्ट्रीट में थे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग होती थी और जहां बड़े निवेशक, बैंक तथा वित्तीय संस्थान सक्रिय रहते थे। लेकिन वॉल स्ट्रीट का बाजार बकेट शॉप से बिल्कुल अलग था। वहां कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक जटिल था, बड़े खिलाड़ियों का प्रभाव अधिक था और प्रतिस्पर्धा भी कहीं अधिक कठिन थी। यही वह समय था जब जेसी ने महसूस किया कि केवल पैटर्न पहचानना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें धैर्य, पूंजी प्रबंधन और भावनात्मक नियंत्रण भी सीखना होगा। उन्होंने अपने पुराने ट्रेडों का विश्लेषण करना शुरू किया। वे ये देखते कि कौन सी ट्रेड सफल रही, कौन सी असफल रही और क्यों। आज जिस प्रक्रिया को ट्रेडिंग जर्नल कहा जाता है, वैसा अभ्यास वे उस समय बिना किसी आधुनिक पुस्तक या प्रशिक्षण के कर रहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने इसी दौरान सीखी। उन्होंने पाया कि बाजार में सबसे अधिक पैसा बार बार खरीदने और बेचने से नहीं बनता। वास्तविक धन तब बनता है जब किसी बड़े ट्रेंड को सही समय पर पहचानकर उसके साथ लंबे समय तक बने रहा जाए। यदि कोई शेयर वास्तव में मजबूत है तो केवल कुछ सेंट के लाभ पर बाहर निकलना समझदारी नहीं है। इसी प्रकार यदि बाजार स्पष्ट रूप से कमजोर है तो थोड़ी सी गिरावट देखकर जल्दी मुनाफा ले लेना भी कई बार बड़ी गलती साबित होता है। उन्होंने महसूस किया कि धैर्य सही दिशा की पहचान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि यह समझ विकसित होने में समय लगा। कई बार वे जल्दी लाभ लेकर बाहर निकल जाते और बाद में वही शेयर कई गुना आगे बढ़ जाता। इन घटनाओं ने उन्हें सिखाया कि बाजार में सही होना पर्याप्त नहीं है, सही समय तक टिके रहना भी उतना ही आवश्यक है। यही विचार बाद में उनके सबसे प्रसिद्ध कथनों में दिखाई देता है कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा पैसा खरीदने या बेचने से नहीं, बल्कि सही पोजीशन में धैर्यपूर्वक बने रहने से बनता है। अब तक जेसी लिवरमोर स्थानीय स्तर पर एक सफल युवा ट्रेडर बन चुके थे। उनके पास अनुभव था, आत्मविश्वास था और बाजार को समझने की असाधारण क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। लेकिन उनकी वास्तविक परीक्षा अभी बाकी थी।
बकेट शॉप्स में सफलता प्राप्त करना एक बात थी, जबकि वॉल स्ट्रीट जैसे विशाल और प्रतिस्पर्धी बाजार में टिकना बिल्कुल अलग चुनौती थी। उन्हें अभी यह सीखना था कि बड़े खिलाड़ियों के बीच कैसे ट्रेड किया जाता है, भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रखा जाता है और करोड़ों डॉलर के बाजार में अवसरों को कैसे पहचाना जाता है। आने वाले भाग में हम जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने पहली बार वॉल स्ट्रीट में कदम कैसे रखा, वहां पहुंचते ही उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी शुरुआती कमाई क्यों खो दी और कैसे इन असफलताओं ने उन्हें वह महान ट्रेडर बनाया जिसकी चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती है। भाग 3, वॉल स्ट्रीट में पहला प्रवेश, शुरुआती असफलताएं और महान सीख। पिछले भाग में हमने देखा कि जेसी लिवरमोर ने बकेट शॉप्स में अपनी असाधारण सफलता से एक अलग पहचान बना ली थी। लोग उन्हें बॉय प्लंजर के नाम से जानने लगे थे और उनकी लगातार जीत ने यह साबित कर दिया था कि वे केवल भाग्य के भरोसे ट्रेड नहीं कर रहे थे। लेकिन जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि छोटी जगह पर मिली सफलता हमेशा बड़े मैदान में सफलता की गारंटी नहीं होती। यही बात जेसी लिवरमोर के साथ भी हुई। बकेट शॉप्स में वे लगभग अजेय दिखाई देते थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार वॉल स्ट्रीट में कदम रखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तविक शेयर बाजार कहीं अधिक कठिन, जटिल और निर्दयी है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट केवल एक सड़क नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली वित्तीय केंद्रों में से एक बन चुकी थी। यहाँ बड़े उद्योगपति, बैंक, रेल कंपनियां, स्टील कंपनियां, बीमा संस्थाएं और अमीर निवेशक सक्रिय रहते थे। लाखों डॉलर का लेन देन प्रतिदिन होता था और बाजार की दिशा कई बार केवल आर्थिक घटनाओं से नहीं, बल्कि बड़े पूंजीपतियों की रणनीतियों से भी प्रभावित होती थी। ऐसे वातावरण में प्रवेश करना किसी युवा ट्रेडर के लिए आसान नहीं था। जेसी जब पहली बार वॉल स्ट्रीट पहुंचे, तब उनके मन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। उन्हें लगता था कि जिस प्रकार उन्होंने बकेट शॉप्स में लगातार लाभ कमाया, उसी प्रकार यहां भी सफलता मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी पहली बड़ी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि यहाँ कीमतें पहले की तुलना में कहीं अधिक अनिश्चित व्यवहार करती हैं। कई बार कोई शेयर मजबूत दिखाई देता, लेकिन अचानक गिरने लगता। कभी कोई कमजोर शेयर अप्रत्याशित रूप से ऊपर निकल जाता। उन्हें समझ में आने लगा कि बड़े बाजार में केवल पैटर्न देखना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपने पुराने तरीके से ट्रेडिंग जारी रखी। वे छोटी छोटी कीमतों की चाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। यही आदत बकेट शॉप्स में उनके लिए लाभदायक रही थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट में यही आदत उनकी कमजोरी बन गई। वास्तविक शेयर बाजार में कीमतें दिन भर छोटी छोटी लहरों में ऊपर नीचे होती रहती थीं। यदि हर छोटी चाल पर निर्णय लिया जाए, तो व्यक्ति बार बार गलत समय पर खरीदता और बेचता है। यही गलती जेसी भी कर रहे थे। कुछ ही समय में उन्हें लगातार नुकसान होने लगा। जिस आत्मविश्वास के साथ वे वॉल स्ट्रीट आए थे, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी का बड़ा हिस्सा खो दिया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा आर्थिक झटका था, लेकिन इस हार ने उन्हें निराश करने के बजाय सोचने पर मजबूर किया। वे स्वयं से प्रश्न करने लगे कि आखिर बकेट शॉप्स में सफल रहने वाला व्यक्ति यहाँ असफल क्यों हो रहा है। उन्होंने अपने हर ट्रेड का विश्लेषण करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतर समझ में आया। बकेट शॉप्स में कीमतें अपेक्षाकृत सरल तरीके से चलती थीं, जबकि वास्तविक शेयर बाजार में बड़े निवेशकों की गतिविधियां लगातार कीमतों को प्रभावित करती थीं। कई बार बड़े खिलाड़ी जानबूझकर ऐसी चाल चलते थे जिससे छोटे ट्रेडर भ्रमित हो जाएं। यदि कोई व्यक्ति केवल छोटी अवधि की चाल देखकर निर्णय ले, तो उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती थी। यहीं से जेसी की सोच बदलनी शुरू हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हर छोटी कीमत की हलचल पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें बाजार की बड़ी दिशा, अर्थात मुख्य ट्रेंड को समझना होगा। यदि पूरा बाजार तेजी में है, तो छोटी गिरावट केवल अस्थायी हो सकती है। यदि बाजार मंदी में है, तो छोटी तेजी केवल राहत की चाल हो सकती है। ये समझ उनके पूरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि बाजार में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण है। अधिकांश लोग हर दिन कुछ न कुछ करना चाहते हैं। यदि बाजार शांत हो, तब भी वे ट्रेड कर बैठते हैं। लेकिन बाजार हमेशा अवसर नहीं देता। कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ भी न करना होता है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन व्यवहार में इसे अपनाना बहुत कठिन है। जेसी ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में केवल इसलिए कई नुकसान उठाए क्योंकि वे हर समय सक्रिय रहना चाहते थे। उनकी एक और बड़ी गलती थी कि वे जल्दी लाभ लेकर बाहर निकल जाते थे, लेकिन नुकसान वाली पोजीशन को अधिक समय तक पकड़े रहते थे। ये वही गलती है जो आज भी लाखों नए ट्रेडर करते हैं। जब थोड़ा लाभ मिलता है, तो वे डर के कारण तुरंत बेच देते हैं। लेकिन जब नुकसान होता है, तो वे उम्मीद करते रहते हैं कि कीमत वापस आ जाएगी। इस मानसिकता के कारण छोटा लाभ और बड़ा नुकसान होता है। जेसी ने अपने अनुभव से सीखा कि सफल ट्रेडर इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे नुकसान को छोटा रखते हैं और लाभ को बढ़ने का समय देते हैं। इन्हीं दिनों उन्होंने पहली बार यह गहराई से समझा कि शेयर बाजार गणित से अधिक मनोविज्ञान का खेल है।
चार्ट, कीमतें और आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति का अपना व्यवहार। यदि कोई ट्रेडर लालच, भय, अधीरता और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसके लिए लंबे समय तक सफल रहना लगभग असंभव है। एक दिन उन्होंने स्वयं से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं बाजार को हराना चाहता हूं या बाजार के साथ चलना चाहता हूं? ये प्रश्न साधारण प्रतीत होता है, लेकिन इसका उत्तर उनकी पूरी ट्रेडिंग शैली बदलने वाला था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब बाजार से लड़ेंगे नहीं। यदि बाजार ऊपर जा रहा है तो वे उसके साथ चलेंगे। यदि बाजार नीचे जा रहा है तो वे उसके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे। उन्होंने अपनी राय को बाजार से अधिक महत्व देना बंद कर दिया। ये परिवर्तन धीरे धीरे आया। उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग किए। पहले बाजार की दिशा को समझते, फिर उसी दिशा में ट्रेड लेते। यदि दिशा स्पष्ट न होती तो वे प्रतीक्षा करते। उन्होंने महसूस किया कि केवल इसी परिवर्तन से उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ने लगा। अब वे कम ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाले ट्रेड कर रहे थे। इन असफलताओं ने उन्हें एक और मूल्यवान शिक्षा दी। उन्होंने समझा कि पूंजी किसी भी ट्रेडर का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। यदि पूरी पूंजी समाप्त हो जाए तो व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञान रखता हो, वह बाजार में टिक नहीं सकता। इसलिए पूंजी की रक्षा करना लाभ कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बाद में उन्होंने बार बार कहा कि पहले अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीखो, लाभ अपने आप बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास वापस आने लगा, लेकिन अब वह पहले जैसा अंधा आत्मविश्वास नहीं था। अब उसमें अनुभव जुड़ चुका था। वे समझ चुके थे कि बाजार किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता। बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास करना मूर्खता है। समझदारी इसी में है कि उसकी दिशा को पहचाना जाए और उसी के साथ चला जाए। यही वह समय था जब जेसी लिवरमोर के भीतर एक नए ट्रेडर का जन्म हुआ। अब वे केवल तेज दिमाग वाले युवा नहीं थे, बल्कि अनुभव से सीखने वाले अनुशासित बाजार विश्लेषक बन रहे थे। उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी पाठशाला बना लिया। यही कारण है कि बाद के वर्षों में जब उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए, तो उसकी नींव इन्हीं शुरुआती असफलताओं पर रखी गई थी। आने वाले भाग में हम जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने ट्रेंड फॉलोइंग की अपनी प्रसिद्ध सोच कैसे विकसित की, उन्होंने मार्केट हमेशा सही होता है जैसी अवधारणा तक कैसे पहुंच बनाई, और किस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे ऐसी ट्रेडिंग शैली विकसित की जिसने उन्हें अमेरिका के सबसे सफल ट्रेडरों में शामिल कर दिया। भाग 4, ट्रेडिंग दर्शन का जन्म, टेप रीडिंग की कला और सही समय का महत्व। वॉल स्ट्रीट में शुरुआती संघर्षों के बाद जेसी लिवरमोर के भीतर एक गहरा परिवर्तन आया। अब उनका ध्यान केवल ये जानने पर नहीं था कि अगला शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि वे ये समझना चाहते थे कि बाजार वास्तव में कैसे सोचता है। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश लोग बाजार को केवल कीमतों का उतार चढ़ाव मानते हैं, जबकि वास्तविकता में हर कीमत के पीछे हजारों लोगों के निर्णय, भावनाएं, उम्मीदें और डर छिपे होते हैं। यदि इन भावनाओं को समझ लिया जाए तो बाजार की चाल को बेहतर ढंग से पढ़ा जा सकता है। यहीं से उनकी ट्रेडिंग फिलॉसफी का वास्तविक विकास शुरू हुआ। उस समय आधुनिक चार्टिंग सॉफ्टवेयर, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर या कंप्यूटर आधारित विश्लेषण उपलब्ध नहीं थे। ट्रेडरों के पास मुख्य रूप से एक ही साधन था, जिसे टिकर टेप कहा जाता था। यह एक मशीन थी जो लगातार शेयरों के नाम, उनकी कीमत और ट्रेड हुए वॉल्यूम को कागज की लंबी पट्टी पर छापती रहती थी। अधिकांश लोग उस टेप को केवल सूचना का माध्यम मानते थे, लेकिन जेसी उसे बाजार की भाषा समझते थे। वे घंटों तक टिकर टेप को देखते रहते और यह समझने की कोशिश करते कि कीमतों में होने वाला हर छोटा बदलाव किस प्रकार की गतिविधि का संकेत दे रहा है। यहीं से उन्होंने टेप रीडिंग की कला विकसित की। ये केवल कीमतें याद रखने का अभ्यास नहीं था, वे ये देखने का प्रयास करते थे कि किसी शेयर की गति सामान्य है या असामान्य। यदि किसी शेयर में बिना किसी बड़ी खबर के अचानक तेज खरीदारी शुरू हो जाती, तो वे मानते कि संभवतः कोई बड़ा निवेशक धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहा है। यदि किसी शेयर में बार बार बेचने का दबाव आता, लेकिन कीमत बहुत नीचे नहीं जाती, तो वे समझते कि कहीं न कहीं मजबूत खरीदारी मौजूद है। वे केवल परिणाम नहीं देखते थे, बल्कि परिणाम के पीछे छिपी ताकत को पहचानने का प्रयास करते थे। इस दौरान उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। उन्होंने देखा कि बाजार अक्सर भविष्य की घटनाओं का अनुमान पहले ही लगाना शुरू कर देता है। कई बार किसी कंपनी की अच्छी खबर आने से पहले ही उसका शेयर ऊपर चढ़ने लगता था। इसी प्रकार खराब समाचार सार्वजनिक होने से पहले कई शेयरों में कमजोरी दिखाई देने लगती थी। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बड़े निवेशकों तक जानकारी सामान्य लोगों से पहले पहुंच सकती है, या वे अपने विश्लेषण के आधार पर पहले ही निर्णय ले लेते हैं। इसलिए उन्होंने केवल समाचारों के आधार पर ट्रेड करना लगभग छोड़ दिया और कीमतों के व्यवहार को अधिक महत्व देना शुरू किया। उनकी सोच धीरे धीरे एक मूल सिद्धांत पर आकर टिक गई, कीमत सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि किसी शेयर के बारे में दुनिया भर के लोग अच्छी बातें कर रहे हों, लेकिन उसकी कीमत लगातार गिर रही हो, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत वही गिरती हुई कीमत थी। दूसरी ओर, यदि किसी कंपनी की आलोचना हो रही हो, लेकिन उसका शेयर लगातार मजबूत हो रहा हो, तो वे उस मजबूती को गंभीरता से लेते थे।
उनका मानना था कि बाजार लाखों लोगों की सामूहिक राय का परिणाम है और कीमत उसी राय का अंतिम रूप है। यहीं पर उन्होंने समय के महत्व को भी समझा। उन्हें एहसास हुआ कि केवल सही दिशा पहचान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि समय गलत हो तो सही विचार भी नुकसान दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयर वास्तव में तेजी के लिए तैयार है लेकिन ट्रेडर बहुत पहले खरीद लेता है तो उसे लंबे समय तक बिना किसी लाभ के इंतजार करना पड़ सकता है या बीच की गिरावट में घबराकर बाहर निकलना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक नियम बनाया कि वे केवल तब ट्रेड करेंगे जब बाजार स्वयं उनके विचार की पुष्टि करेगा। यही सोच आगे चलकर उनकी प्रसिद्ध वेटिंग गेम अर्थात प्रतीक्षा की रणनीति बनी। वे अवसर खोजने के लिए बाजार का पीछा नहीं करते थे। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते थे कि बाजार पहले अपनी दिशा स्पष्ट करे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। उन्होंने समझ लिया था कि अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन सही अवसरों की पहचान करना सबसे कठिन काम है। इस दौरान उन्होंने ये भी महसूस किया कि अधिकतर नए ट्रेडर लाभ कमाने की जल्दी में रहते हैं। वे हर छोटी चाल को अवसर समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक पेशेवर ट्रेडर पूरे दिन में भी एक भी ट्रेड नहीं करते यदि उन्हें उचित स्थिति दिखाई न दे। जेसी ने स्वयं को इसी श्रेणी में लाने का प्रयास किया। वे धीरे धीरे ट्रेडों की संख्या कम करने लगे और केवल उच्च संभावना वाले अवसरों पर ध्यान देने लगे। एक और रोचक परिवर्तन उनकी सोच में आया। पहले वे किसी विशेष शेयर से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे। यदि किसी शेयर में उन्हें पहले लाभ हुआ होता तो वे भविष्य में भी उसी पर अधिक भरोसा करते। लेकिन अनुभव ने उन्हें सिखाया कि शेयरों की कोई स्थायी प्रकृति नहीं होती। जो कंपनी आज मजबूत है वह कल कमजोर भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने किसी भी शेयर के प्रति लगाव रखना छोड़ दिया। उनके लिए केवल वर्तमान कीमत और उसका व्यवहार महत्वपूर्ण था। इन्हीं वर्षों में उन्होंने बाजार के विभिन्न चरणों को अलग अलग पहचानना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हर बड़ी तेजी की शुरुआत बहुत शांत माहौल में होती है। शुरुआत में बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं, फिर धीरे धीरे अधिक लोग जुड़ते हैं, समाचार सकारात्मक होने लगते हैं और अंत में आम जनता अत्यधिक उत्साहित होकर खरीदारी करने लगती है। इसके बाद वही तेजी कमजोर पड़ने लगती है। इसी प्रकार बड़ी मंदी भी धीरे धीरे विकसित होती है। प्रारंभ में केवल कुछ बड़े निवेशक बिकवाली करते हैं, फिर कमजोरी फैलती है और अंत में डर इतना बढ़ जाता है कि अधिकांश लोग सबसे निचले स्तरों पर अपने शेयर बेच देते हैं। इन अवलोकनों ने उन्हें ये सिखाया कि बाजार को समझने के लिए केवल वर्तमान क्षण नहीं बल्कि पूरे चक्र को देखना आवश्यक है। वे किसी एक दिन की तेजी या मंदी से प्रभावित नहीं होते थे। वे ये जानना चाहते थे कि यह चाल एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है या केवल अस्थायी उतार चढ़ाव। उन्होंने धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग में एक और नियम जोड़ा। यदि बाजार उनकी अपेक्षा के अनुसार तुरंत व्यवहार नहीं करता तो वे अपनी राय बदलने में संकोच नहीं करते थे। उनके लिए गलत साबित होना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गलत साबित होने के बाद भी उसी विचार पर अड़े रहना सबसे बड़ी गलती थी। ये गुण उन्हें उन लोगों से अलग बनाता था जो अपने अहंकार के कारण नुकसान बढ़ाते चले जाते थे। इसी समय उन्होंने ये भी समझा कि पूंजी को अलग अलग छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना अधिक व्यावहारिक है। वे पूरी राशि एक ही निर्णय पर लगाने के बजाय धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाना पसंद करने लगे। यदि बाजार उनकी दिशा की पुष्टि करता तभी वे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते। यदि बाजार विपरीत चलता तो वे नुकसान सीमित रखते। ये तरीका उस समय बहुत कम लोग अपनाते थे, लेकिन आगे चलकर यह पेशेवर ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। इन वर्षों में जेसी लिवरमोर ने कोई जादुई फॉर्मूला नहीं खोजा था। उन्होंने केवल बाजार को धैर्यपूर्वक देखना, उसकी भाषा समझना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखा था। यही साधारण दिखने वाली बातें आगे चलकर उनकी असाधारण सफलता का आधार बनी। अब वे पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व हो चुके थे और धीरे धीरे ऐसे ट्रेड लेने लगे थे जिनमें केवल अनुमान नहीं बल्कि गहरी तैयारी और स्पष्ट तर्क होता था। अब उनकी नज़र केवल दैनिक लाभ पर नहीं थी। वे बड़े अवसरों की तलाश कर रहे थे, ऐसे अवसर जो महीनों या वर्षों में एक बार आते हैं और जो किसी ट्रेडर का पूरा भविष्य बदल सकते हैं। उन्हें अभी यह सीखना था कि उन अवसरों की पहचान कैसे की जाए और जब वे सामने आए तो बिना डर के उनका पूरा लाभ कैसे उठाया जाए। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने अपने प्रसिद्ध पिवट पॉइंट सिद्धांत को कैसे विकसित किया, वे किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत को कैसे पहचानते थे और क्यों उनका मानना था कि बाजार में सबसे अधिक धन शुरुआती संकेत को पहचानने और सही समय पर अपनी पोजीशन बढ़ाने से कमाया जाता है। भाग 5, पिवट पॉइंट का सिद्धांत, बड़ी चाल की पहचान और पोजीशन बनाना। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जेसी लिवरमोर धीरे धीरे बाजार को केवल कीमतों के उतार चढ़ाव के रूप में नहीं बल्कि मानव व्यवहार के प्रतिबिंब के रूप में देखने लगे थे। अब उनका अगला लक्ष्य ये समझना था कि किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत कहाँ होती है। वे जानते थे कि यदि कोई ट्रेडर बाजार की सबसे महत्वपूर्ण चाल के आरंभिक चरण में शामिल हो जाए तो उसे बार बार ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक सही निर्णय कई छोटे निर्णयों से अधिक लाभ दे सकता है। इसी खोज ने उन्हें उस सिद्धांत तक पहुंचाया जिसे बाद में उन्होंने पिवट पॉइंट के रूप में समझाया। जेसी लिवरमोर के लिए पिवट पॉइंट किसी चार्ट पर बनी एक साधारण रेखा नहीं थी।
उनके अनुसार यह वह क्षण होता है जहां बाजार अपनी पुरानी दिशा छोड़कर नई दिशा अपनाने लगता है। लेकिन ये परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता। इसके पहले बाजार कई दिनों, कई सप्ताहों या कभी कभी कई महीनों तक तैयारी करता है। अधिकांश लोग इस तैयारी को सामान्य उतार चढ़ाव समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि अनुभवी ट्रेडर इन्हीं संकेतों को ध्यान से पढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि जब किसी शेयर में वास्तव में बड़ी तेजी शुरू होने वाली होती है तो वह पहले एक सीमित दायरे में घूमता है। कई बार कीमत ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमजोरी कम होने लगती है। बिकवाली के बावजूद कीमत पहले जितनी नहीं गिरती। इसका अर्थ ये हो सकता है कि बाजार में कोई मजबूत खरीदार उपलब्ध है। दूसरी ओर, यदि किसी शेयर में बड़ी गिरावट आने वाली हो तो वह ऊपर जाने का प्रयास तो करता है, लेकिन हर प्रयास पहले से कमजोर साबित होता है। धीरे धीरे खरीदने वालों की शक्ति कम होने लगती है। जेसी इन संकेतों को देखकर तुरंत ट्रेड नहीं करते थे। वे चाहते थे कि बाजार स्वयं ये सिद्ध करे कि नई दिशा वास्तव में शुरू हो चुकी है। यदि किसी शेयर ने लंबे समय तक एक दायरे में रहने के बाद मजबूती के साथ ऊपर निकलना शुरू किया और वहां टिक भी गया, तभी वे उसे गंभीरता से लेते थे। उनके लिए केवल स्तर पार करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उस स्तर के ऊपर टिके रहना अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक बार कहा था कि बाजार किसी को भी जल्दी अमीर नहीं बनाता, वह पहले धैर्य की परीक्षा लेता है। इस विचार का उनके व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ा। यदि उन्हें किसी शेयर में संभावना दिखाई देती तब भी वे कई दिनों तक केवल उसका निरीक्षण करते रहते। वे चाहते थे कि उनकी राय के बजाय बाजार का व्यवहार निर्णय करे। यही कारण था कि वे अक्सर दूसरों की तुलना में थोड़ा देर से प्रवेश करते थे, लेकिन उनकी सफलता की संभावना अधिक होती थी। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने विकसित किया जिसे आज पिरामिडिंग के नाम से जाना जाता है। उस समय अधिकांश ट्रेडर एक ही बार में पूरी पूंजी लगा देते थे। यदि बाजार उनके पक्ष में जाता तो लाभ होता और यदि विपरीत जाता तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। जेसी ने यह तरीका उचित नहीं माना। उन्होंने अपनी पोजीशन को चरणों में बनाना शुरू किया। मान लीजिए उन्हें किसी शेयर में तेजी की संभावना दिखाई देती। वे शुरुआत में केवल छोटी मात्रा में खरीदारी करते। यदि बाजार वास्तव में उनकी अपेक्षा के अनुसार ऊपर बढ़ता तभी वे दूसरी खरीदारी करते। फिर यदि मजबूती जारी रहती तो वे तीसरी बार अपनी पोजीशन बढ़ाते। इस प्रकार उनकी सबसे बड़ी पोजीशन हमेशा उसी ट्रेड में बनती थी जो पहले से लाभ में चल रहा होता था, न कि उस ट्रेड में जो नुकसान दे रहा हो। यह विचार उस समय अत्यंत अलग था। अधिकांश लोग गिरते हुए शेयर में लगातार खरीदारी करके अपनी औसत कीमत कम करने का प्रयास करते थे। जेसी इस पद्धति के विरोधी थे। उनका मानना था कि यदि बाजार पहले ही यह बता रहा है कि आपका निर्णय गलत है तो उसी गलत निर्णय में और अधिक पैसा लगाना समझदारी नहीं है। इसके विपरीत, यदि बाजार आपके निर्णय की पुष्टि कर रहा है तभी उसमें अधिक पूंजी लगानी चाहिए। उन्होंने कभी भी केवल इसलिए किसी शेयर को नहीं खरीदा क्योंकि वह पहले की तुलना में सस्ता हो गया था। उनके अनुसार सस्ता होना और अच्छा होना दोनों अलग बातें हैं। कोई शेयर आधी कीमत पर आने के बाद भी और आधा हो सकता है। दूसरी ओर, कोई मजबूत शेयर लगातार नई ऊंचाइयां बनाते हुए भी आगे बढ़ सकता है। इसीलिए वे कमजोरी में खरीदने के बजाय मजबूती की पुष्टि होने पर खरीदना अधिक पसंद करते थे। समय के साथ उन्होंने ये भी देखा कि हर ब्रेकआउट सफल नहीं होता। कई बार कोई शेयर महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर निकलता है, लेकिन कुछ समय बाद वापस उसी दायरे में लौट आता है। इसलिए उन्होंने केवल ब्रेकआउट देखने के बजाय उसके बाद के व्यवहार पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। यदि कीमत ऊपर निकलने के बाद भी मजबूत बनी रहती तभी वे विश्वास करते कि वास्तविक ट्रेंड शुरू हुआ है। जेसी का एक और महत्वपूर्ण नियम था कि बाजार को अपनी गति से चलने देना चाहिए। यदि उन्होंने किसी शेयर में प्रवेश किया और वह धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ रहा था तो वे हर छोटी गिरावट से परेशान नहीं होते थे। वे जानते थे कि किसी भी बड़े ट्रेंड में बीच बीच में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। यदि मुख्य दिशा नहीं बदली है तो केवल छोटी अस्थिरता के कारण निर्णय बदलना उचित नहीं। इसी अवधि में उन्होंने अपने मानसिक अनुशासन पर भी विशेष ध्यान देना शुरू किया। वे समझ चुके थे कि कई बार सबसे कठिन काम ट्रेड लेना नहीं बल्कि सही ट्रेड में टिके रहना होता है। जब लाभ बढ़ने लगता है तब व्यक्ति के मन में उसे तुरंत सुरक्षित करने की इच्छा पैदा होती है। दूसरी ओर, जब बाजार थोड़ी देर के लिए विपरीत चलता है तब डर बढ़ने लगता है। जेसी ने स्वयं को इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठाने का अभ्यास किया। उनका मानना था कि यदि किसी ट्रेड का आधार अभी भी सही है तो केवल भावनाओं के कारण उसे समाप्त नहीं करना चाहिए। निर्णय हमेशा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि डर या लालच पर। यही सोच उन्हें धीरे धीरे एक साधारण सट्टेबाज से पेशेवर ट्रेडर में बदल रही थी। इस समय तक जेसी लिवरमोर केवल बाजार में भाग लेने वाले व्यक्ति नहीं रहे थे। वे बाजार के व्यवहार का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता बन चुके थे। हर ट्रेड उनके लिए केवल लाभ या नुकसान का माध्यम नहीं था, बल्कि एक नया अनुभव भी था। वे हर सफलता से कम और हर गलती से अधिक सीखते थे। यही कारण था कि उनकी समझ लगातार गहरी होती गई।
अब उनके पास स्पष्ट नियम थे, लेकिन बाजार उन्हें जल्द ही एक ऐसी परीक्षा देने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले वर्षों में वे पहली बार इतनी बड़ी पूंजी कमाएंगे कि पूरे वॉल स्ट्रीट का ध्यान उनकी ओर जाएगा। साथ ही वे ये भी सीखेंगे कि बड़ी सफलता के साथ सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने अपनी पहली बड़ी दौलत कैसे बनाई, किन ट्रेडों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया और क्यों उनका नाम धीरे धीरे वॉल स्ट्रीट के सबसे खतरनाक और सबसे सम्मानित ट्रेडरों में लिया जाने लगा। भाग 6, पहली बड़ी सफलता, वॉल स्ट्रीट में पहचान और धन के साथ आने वाली नई चुनौतियां। पिवट पॉइंट, ट्रेंड की पुष्टि और चरणबद्ध तरीके से पोजीशन बनाने जैसे सिद्धांत विकसित करने के बाद जेसी लिवरमोर की ट्रेडिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे पहले की तरह हर दिन बाजार में अवसर खोजने वाले व्यक्ति नहीं रहे थे। वे जानते थे कि असाधारण लाभ केवल असाधारण अवसरों से मिलता है और ऐसे अवसर रोज नहीं आते। इस सोच ने उनके निर्णयों को अधिक परिपक्व बना दिया। धीरे धीरे उनके ट्रेड बड़े होने लगे और उनके परिणाम भी पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगे। इन वर्षों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण आदत विकसित की। वे केवल यह नहीं देखते थे कि कोई शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करते थे कि उस चाल के पीछे कितनी शक्ति है। यदि किसी तेजी में बहुत अधिक उत्साह दिखाई देता, लेकिन कीमत अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ती, तो वे सतर्क हो जाते। इसके विपरीत, यदि किसी शेयर में बिना अधिक चर्चा के लगातार खरीदारी होती रहती, तो वे उसे गंभीरता से देखने लगते। उनके लिए शोर से अधिक महत्वपूर्ण था वास्तविक व्यवहार। धीरे धीरे उनके खाते का आकार बढ़ने लगा। पहले जहां वे छोटी पूंजी से ट्रेड करते थे, अब वे अपेक्षाकृत बड़े सौदे करने लगे। लेकिन उन्होंने एक बात का विशेष ध्यान रखा, बढ़ती हुई पूंजी का अर्थ यह नहीं है कि हर ट्रेड में अधिक जोखिम लिया जाए। वे अपनी कमाई का सम्मान करते थे। उनका मानना था कि पहली बार पैसा कमाना कठिन है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी अधिक कठिन है। वॉल स्ट्रीट में उनकी पहचान अब केवल एक प्रतिभाशाली युवक के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर ट्रेडर के रूप में बनने लगी थी। कई अनुभवी लोग ये जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति बाजार की दिशा को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ लेता है। कुछ लोग उन्हें भाग्यशाली मानते थे, जबकि कुछ उनके अनुशासन की प्रशंसा करते थे। लेकिन जेसी जानते थे कि सफलता का वास्तविक कारण कोई एक बड़ा रहस्य नहीं, बल्कि वर्षों का अध्ययन, धैर्य और लगातार आत्मसुधार था। इसी समय उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात समझी। उन्होंने देखा कि जब कोई ट्रेडर लगातार सफल होने लगता है, तो उसके आसपास सलाह देने वालों की संख्या बढ़ जाती है। हर व्यक्ति किसी न किसी शेयर की सिफारिश करता है। कोई कहता कि यह कंपनी बहुत अच्छी है, कोई कहता कि अमुक उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन जेसी ने अपने लिए एक नियम बना लिया था, वे दूसरों की राय सुन सकते हैं, लेकिन निर्णय केवल अपने विश्लेषण के आधार पर करेंगे। उन्होंने अनुभव किया था कि यदि कोई ट्रेड केवल किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह पर लिया जाए, तो नुकसान होने पर मन भ्रमित हो जाता है। व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता कि गलती उसकी थी या सलाह देने वाले की। लेकिन यदि निर्णय स्वयं के अध्ययन पर आधारित हो, तो हर परिणाम से कुछ नया सीखा जा सकता है। यही कारण था कि वे धीरे धीरे बाजार की अफवाहों और चर्चाओं से दूर रहने लगे। उनकी बढ़ती सफलता के साथ एक और बदलाव आया। अब उनके ट्रेड इतने बड़े होने लगे कि कई बार उनका स्वयं का खरीदना या बेचना भी कीमतों पर प्रभाव डालने लगा। ये स्थिति किसी भी बड़े ट्रेडर के लिए नई चुनौती होती है। छोटी पूंजी वाला व्यक्ति आसानी से बाजार में प्रवेश और निकास कर सकता है, लेकिन बड़ी पूंजी के साथ यह कार्य कठिन हो जाता है। जेसी ने इस समस्या का समाधान भी धीरे धीरे खोजा। वे पूरी मात्रा एक साथ खरीदने या बेचने के बजाय समय लेकर अपनी पोजीशन बनाते और समाप्त करते थे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि बाजार में सबसे मूल्यवान संपत्ति सूचना नहीं, बल्कि धैर्य है। कई बार उनके सामने ऐसे अवसर आते जिन्हें देखकर सामान्य ट्रेडर तुरंत कूद पड़ता, लेकिन वे प्रतीक्षा करते। यदि अवसर वास्तव में मजबूत होता, तो वह कुछ समय बाद भी उपलब्ध रहता। यदि अवसर केवल भावनात्मक उत्साह पर आधारित होता, तो वह स्वयं समाप्त हो जाता। इस प्रकार वे कई अनावश्यक जोखिमों से बच जाते थे। इसी दौरान उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अब वे पहले की तरह केवल जीवनयापन के लिए ट्रेड नहीं कर रहे थे। उनके पास पर्याप्त पूंजी थी, बेहतर जीवन शैली थी और वॉल स्ट्रीट में सम्मान भी बढ़ रहा था। लेकिन धन के साथ एक नया खतरा भी आता है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है। जेसी ने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने कुछ वर्षों की सफलता के बाद यह मान लिया कि वे बाजार को पूरी तरह समझ चुके हैं। धीरे धीरे वे नियमों की अनदेखी करने लगे और अंततः अपनी अधिकांश संपत्ति खो बैठे। इन घटनाओं ने जेसी को सावधान किया। उन्होंने स्वयं को बार बार याद दिलाया कि बाजार किसी को स्थायी विजेता नहीं मानता। यदि अनुशासन समाप्त हो जाए, तो सफलता भी अधिक समय तक नहीं टिकती। इसके बावजूद वे भी एक इंसान थे। लगातार सफल ट्रेडों ने उनके भीतर यह विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया कि अब वे पहले से अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। ये भावना धीरे धीरे खतरनाक दिशा में बढ़ रही थी, हालांकि उस समय उन्हें इसका पूरा एहसास नहीं था। यही आत्मविश्वास भविष्य में उनकी कुछ बड़ी गलतियों का कारण भी बनने वाला था।
इन वर्षों में उन्होंने बाजार के बड़े चक्रों का गहन अध्ययन जारी रखा। वे केवल व्यक्तिगत शेयरों तक सीमित नहीं रहे, अब वे पूरी अर्थव्यवस्था, उद्योगों और पूंजी के प्रवाह को समझने का प्रयास करने लगे। उन्हें ये स्पष्ट दिखाई देने लगा कि बाजार किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये पूरे आर्थिक वातावरण का प्रतिबिंब है। यदि अधिकांश क्षेत्रों में मजबूती है तो एक शेयर की कमजोरी अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन यदि पूरे बाजार में कमजोरी फैल रही हो तो सबसे अच्छी कंपनियां भी दबाव में आ सकती हैं। ये सोच उस समय बहुत उन्नत मानी जाती थी। अधिकांश लोग केवल अपने पसंदीदा शेयरों पर ध्यान देते थे, जबकि जेसी पहले पूरे बाजार की दिशा समझते, फिर किसी विशेष अवसर की तलाश करते। यही कारण था कि उनके निर्णय धीरे धीरे अधिक सटीक होते गए। उनकी प्रसिद्धि अब सीमित दायरे से बाहर निकल चुकी थी। बड़े निवेशक, अनुभवी ब्रोकर और बाजार के जानकार लोग भी उनके नाम से परिचित होने लगे थे। हालांकि वे अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे जहां पूरा अमेरिका उन्हें जानता, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका था कि वॉल स्ट्रीट में एक असाधारण प्रतिभा उभर रही है। इसी समय दुनिया की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बदल रही थी। अमेरिका में औद्योगिक विकास बढ़ रहा था, रेलमार्गों का विस्तार हो रहा था, बड़े उद्योग खड़े हो रहे थे और पूंजी बाजार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा था। इस बदलते हुए आर्थिक वातावरण में कई बड़े अवसर पैदा होने वाले थे। जेसी लिवरमोर इन अवसरों को पहचानने के लिए तैयार थे, लेकिन सफलता की यह यात्रा सीधी नहीं रहने वाली थी। जल्द ही उन्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो उनके पूरे करियर की दिशा बदल देंगे। वे पहली बार ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे जहां लाखों डॉलर का लाभ और भारी जोखिम एक साथ मौजूद होगा। यही वह दौर होगा जब उनका नाम पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बनेगा। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि 1907 की वित्तीय घबराहट, पैनिक ऑफ 1907 के दौरान जेसी लिवरमोर ने बाजार की कमजोरी को कैसे पहले ही पहचान लिया, उन्होंने किस प्रकार ऐतिहासिक ट्रेड किए और कैसे कुछ ही दिनों में वे अमेरिका के सबसे चर्चित ट्रेडरों में शामिल हो गए। भाग 7 रेशियो 1907 की वित्तीय घबराहट, ऐतिहासिक ट्रेड और पूरे अमेरिका में प्रसिद्धि। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, बैंकिंग व्यवस्था विकसित हो रही थी और आम लोगों का विश्वास शेयर बाजार में लगातार बढ़ रहा था। जब किसी देश में लंबे समय तक आर्थिक विकास चलता है तो अक्सर लोगों के भीतर यह विश्वास पैदा हो जाता है कि तेजी कभी समाप्त नहीं होगी। यही स्थिति उस समय भी दिखाई दे रही थी। निवेशकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा था और बड़ी संख्या में लोग यह मानने लगे थे कि शेयरों की कीमतें हमेशा ऊपर ही जाएंगी। जेसी लिवरमोर इस माहौल को दूसरों से अलग दृष्टि से देख रहे थे। वे समाचारों से अधिक बाजार के व्यवहार पर भरोसा करते थे। उन्होंने देखा कि कई प्रमुख शेयर पहले जैसी मजबूती नहीं दिखा रहे थे। कीमतें नई ऊंचाइयां बनाने का प्रयास तो कर रही थीं, लेकिन उनमें पहले जैसी ऊर्जा नहीं थी। कुछ शेयर ऊपर जाते ही तुरंत बिकने लगते थे। कई उद्योगों में तेजी केवल चुनिंदा कंपनियों तक सीमित रह गई थी। इन संकेतों ने उनके मन में यह विचार पैदा किया कि बाजार के भीतर कोई गहरी कमजोरी विकसित हो रही है। ये कमजोरी समाचारों में दिखाई नहीं देती थी। अखबार अब भी आर्थिक प्रगति की बातें कर रहे थे। अधिकांश निवेशक आशावादी थे, लेकिन जेसी ने वर्षों के अनुभव से यह सीख लिया था कि बड़े बदलाव पहले कीमतों में दिखाई देते हैं और बाद में समाचारों में। उन्होंने धीरे धीरे तेजी की जगह मंदी की संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने जल्दबाजी में बड़ी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई। पहले वे लगातार ये देखते रहे कि क्या बाजार वास्तव में कमजोर हो रहा है या ये केवल सामान्य गिरावट है। कुछ समय बाद उन्हें स्पष्ट संकेत मिलने लगे। जब भी बाजार ऊपर उठने का प्रयास करता, बिकवाली पहले से अधिक तेज आ जाती। इससे उन्हें विश्वास होने लगा कि बड़े निवेशक धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। यहीं पर जेसी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई, उन्होंने भीड़ के विपरीत सोचने का साहस किया। उस समय अधिकांश लोग खरीदारी के अवसर खोज रहे थे, जबकि वे बाजार में शॉर्ट सेलिंग की तैयारी कर रहे थे। शॉर्ट सेलिंग का अर्थ है पहले शेयर बेच देना और बाद में कम कीमत पर खरीद कर सौदा पूरा करना। यदि कीमत गिरती है तो लाभ होता है। उस दौर में ये रणनीति बहुत कम लोग प्रभावी ढंग से अपनाते थे, क्योंकि इसके लिए केवल तकनीकी समझ ही नहीं बल्कि अत्यधिक मानसिक दृढ़ता भी चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न प्रमुख शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू की। वे जानते थे कि यदि उनका विश्लेषण सही निकला तो गिरावट बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यदि बाजार उनकी सोच के विपरीत चला तो नुकसान भी भारी होगा। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी पूंजी एक ही दिन में नहीं लगाई। उन्होंने बाजार की पुष्टि मिलने के साथ अपनी पोजीशन बढ़ाई। 1907 में अमेरिका की वित्तीय व्यवस्था अचानक गंभीर संकट में फंस गई। कई बैंकों और ट्रस्ट कंपनियों पर लोगों का विश्वास कम होने लगा। नकदी की कमी पैदा हो गई। निवेशकों में घबराहट फैलने लगी। जो लोग कुछ दिन पहले तक तेजी के समर्थक थे, वही अब अपने शेयर बेचने के लिए दौड़ पड़े। बाजार में भारी गिरावट शुरू हो गई। यहीं से जेसी लिवरमोर के विश्लेषण की वास्तविक परीक्षा हुई। जैसे जैसे बाजार गिरता गया, उनकी शॉर्ट पोजीशन का लाभ बढ़ता गया।
लेकिन लाभ कमाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है लाभ वाली पोजीशन में टिके रहना। जब किसी ट्रेडर का मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तब उसे डर होता है कि कहीं लाभ वापस न चला जाए। ऐसे समय में अधिकांश लोग बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं। जेसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि बाजार में अभी भी घबराहट समाप्त नहीं हुई है। बैंकिंग संकट गहरा रहा था और बिकवाली का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उनका विश्वास था कि जब तक बाजार स्वयं ये संकेत न दे कि गिरावट समाप्त हो रही है, तब तक जल्दबाजी में बाहर निकलना उचित नहीं होगा। गिरावट के उन दिनों में वॉल स्ट्रीट का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। ट्रेडिंग फ्लो पर बेचैनी थी। कई निवेशक अपनी वर्षों की कमाई खो चुके थे। कुछ ब्रोकर दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए थे। जो लोग कुछ सप्ताह पहले तक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब भय में निर्णय ले रहे थे। ये वही मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था जिसका अध्ययन जेसी वर्षों से कर रहे थे। उनकी शॉर्ट पोजीशन लगातार लाभ दे रही थी। कुछ ही समय में उन्होंने लगभग $1 मिलियन का लाभ कमाया। उस समय ये राशि इतनी बड़ी थी कि आज के मूल्य के अनुसार यह कई करोड़ डॉलर के बराबर मानी जाती है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता ने उन्हें पूरे अमेरिका के वित्तीय जगत में प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन इस घटना के साथ एक विवाद भी जुड़ा। कई लोगों ने आरोप लगाया कि जेसी की भारी शॉर्ट सेलिंग ने बाजार की गिरावट को और बढ़ा दिया। हालांकि इस आरोप का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। वास्तविक कारण बैंकिंग संकट, नकदी की कमी और निवेशकों की घबराहट थी। फिर भी जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी गिरावट से असाधारण लाभ कमाता है, तो लोग अक्सर उसे ही दोष देने लगते हैं। उसी समय अमेरिका के सबसे प्रभावशाली वित्तीय व्यक्तियों में से एक जे.पी. मॉर्गन बैंकिंग व्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों में लगे हुए थे। कहा जाता है कि बाजार को और अधिक गिरने से रोकने के लिए कई बड़े वित्तीय कदम उठाए गए। विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जेसी लिवरमोर से भी अपनी आक्रामक शॉर्ट सेलिंग को सीमित करने का अनुरोध किया गया था। इस विषय पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन इतना निश्चित है कि 1907 का संकट अमेरिकी वित्तीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था और इस संकट ने जेसी लिवरमोर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। इस सफलता के बाद उनके पास धन, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास तीनों की कमी नहीं थी। अब वे केवल एक सफल ट्रेडर नहीं थे, बल्कि वॉल स्ट्रीट की चर्चाओं का प्रमुख विषय बन चुके थे। समाचार पत्र उनके बारे में लिखने लगे। नए ट्रेडर उन्हें आदर्श मानने लगे। बड़े निवेशक भी उनके निर्णयों पर ध्यान देने लगे। लेकिन यहीं एक नया खतरा जन्म ले रहा था। लगातार सफलता कई बार व्यक्ति को यह विश्वास दिला देती है कि अब उससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। बाजार में ये सोच सबसे खतरनाक होती है। जेसी स्वयं दूसरों को अहंकार से बचने की सलाह देते थे, लेकिन वे भी इंसान थे। आने वाले वर्षों में उन्हें ऐसे अनुभव मिलने वाले थे जो ये सिद्ध करेंगे कि बाजार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, विनम्र बने रहने के लिए मजबूर कर सकता है। 1907 की इस ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें अमीर बना दिया, लेकिन यह उनके जीवन की अंतिम बड़ी उपलब्धि नहीं थी। वास्तव में ये तो केवल शुरुआत थी। आने वाले 2 दशकों में वे इससे भी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, कई बार अपनी पूरी संपत्ति खो देंगे, फिर दोबारा खड़े होंगे और अंततः 1929 की ऐतिहासिक मंदी में ऐसा ट्रेड करेंगे जो उन्हें शेयर बाजार के इतिहास में अमर बना देगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि 1907 की सफलता के बाद जेसी लिवरमोर के जीवन में क्या परिवर्तन आए, उन्होंने धन का उपयोग किस प्रकार किया, उनकी कौन सी गलतियां शुरू हुईं और क्यों उन्होंने पहली बार अपनी लगभग पूरी संपत्ति खो दी, जबकि वे उस समय अमेरिका के सबसे सफल ट्रेडरों में गिने जाते थे। भाग 8, पहली बड़ी संपत्ति खोने की कहानी, अहंकार की कीमत और अनुशासन का महत्व। 1907 की ऐतिहासिक सफलता के बाद जेसी लिवरमोर का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही समय पहले तक जो युवा ट्रेडर अपने विश्लेषण के बल पर पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वह पूरे वॉल स्ट्रीट में प्रसिद्ध हो चुका था। उनके पास अपार धन था, सम्मान था और ऐसा आत्मविश्वास था जो केवल लगातार बड़ी सफलताओं के बाद ही आता है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि शेयर बाजार में सबसे खतरनाक समय वह नहीं होता जब व्यक्ति लगातार नुकसान उठा रहा हो, बल्कि वह होता है जब उसे लगने लगे कि अब वह गलत हो ही नहीं सकता। जेसी के जीवन का ये चरण इसी मनोवैज्ञानिक परीक्षा का समय था। उन्होंने वर्षों तक अनुशासन, धैर्य और नियमों के आधार पर सफलता प्राप्त की थी, लेकिन धीरे धीरे सफलता ने उनके भीतर एक नया विश्वास पैदा कर दिया। अब उन्हें लगने लगा कि उनकी बाजार को समझने की क्षमता इतनी विकसित हो चुकी है कि वे सामान्य नियमों से ऊपर उठ चुके हैं। यही सोच आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। उन्होंने पहले जिन नियमों का कठोरता से पालन किया था, उनमें धीरे धीरे ढील आने लगी। पहले वे केवल स्पष्ट अवसरों पर ही बड़ी पोजीशन लेते थे, लेकिन अब कई बार वे अपनी राय के आधार पर पहले ही निर्णय लेने लगे। पहले वे बाजार से पुष्टि मिलने का इंतजार करते थे, अब उन्हें लगने लगा कि उनकी समझ स्वयं पर्याप्त है। ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हुआ, इसलिए उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। इसी समय उनका निजी जीवन भी बदलने लगा। आर्थिक सफलता के साथ आलीशान जीवन शैली उनके जीवन का हिस्सा बनने लगी।
उन्होंने महंगे घर खरीदे, शानदार होटल में रहना शुरू किया, बेहतरीन कपड़े पहनने लगे और समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच उनकी पहचान बढ़ने लगी। ये सब स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से असाधारण सफलता प्राप्त की थी। लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान केवल बाजार तक सीमित नहीं रहा। सामाजिक जीवन, यात्राएं और विलासिता भी उनके समय का बड़ा हिस्सा लेने लगी। जेसी कभी भी केवल पैसे के लिए ट्रेड नहीं करते थे। उनके लिए बाजार एक चुनौती था। उन्हें बाजार को समझने और सही साबित होने में आनंद आता था। लेकिन जब धन बहुत अधिक हो जाता है तो व्यक्ति के सामने एक नई समस्या आती है। वह जोखिम को पहले जितनी गंभीरता से नहीं लेता। यदि एक ट्रेड में लाखों डॉलर का लाभ पहले मिल चुका हो तो अगली बार उतनी ही बड़ी राशि दांव पर लगाने का डर कम हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक परिवर्तन धीरे धीरे उनके निर्णयों को प्रभावित करने लगा। उन्होंने कुछ ऐसे ट्रेड किए जो उनके पुराने सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। कई बार वे केवल इस विश्वास में पोजीशन ले लेते कि बाजार अंततः उनकी राय के अनुसार ही चलेगा। लेकिन बाजार किसी की प्रतिष्ठा या पिछले रिकॉर्ड का सम्मान नहीं करता। यदि विश्लेषण गलत है तो नुकसान निश्चित है। यहीं से उनके नुकसान शुरू हुए। शुरुआत में नुकसान छोटे थे। इतनी बड़ी संपत्ति होने के कारण उनका कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दिया। लेकिन समस्या ये थी कि उन्होंने अपनी गलतियों को उसी गंभीरता से नहीं लिया जिस प्रकार वे अपने शुरुआती वर्षों में लिया करते थे। वे सोचते थे कि अगला ट्रेड पिछला नुकसान पूरा कर देगा। ये सोच बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसमें निर्णय विश्लेषण के बजाय भावनाओं से प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे नुकसान बढ़ने लगे। कुछ ट्रेडों में उन्होंने आवश्यकता से अधिक बड़ी पोजीशन ली। कुछ जगह उन्होंने समय से पहले प्रवेश किया। कुछ अवसरों पर उन्होंने यह मान लिया कि बाजार गलत है और वे सही हैं। लेकिन बाजार को किसी व्यक्ति के विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर चलता है। इस अवधि में जेसी ने एक और बड़ी गलती की। वे कई बार अपनी राय बदलने में देर करने लगे। पहले यदि बाजार उनके विरुद्ध जाता था तो वे तुरंत स्वीकार कर लेते थे कि उनका विश्लेषण गलत हो सकता है। अब वे कुछ अधिक समय तक इंतजार करने लगे। उन्हें लगता था कि बाजार अंततः उनकी बात मानेगा। कई बार ऐसा हुआ भी, लेकिन कई बार नहीं हुआ, और यही कई बार नहीं उनकी पूंजी पर भारी पड़ने लगा। धीरे धीरे उनकी संपत्ति घटती गई। बाहर से देखने वाले लोगों को शायद इसका अंदाजा नहीं था क्योंकि वे अब भी एक प्रसिद्ध और समृद्ध व्यक्ति दिखाई देते थे। लेकिन उनके ट्रेडिंग खाते में दबाव बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खो दिया। ये घटना उनके लिए केवल आर्थिक झटका नहीं थी बल्कि मानसिक झटका भी थी। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या उनकी बाजार को समझने की क्षमता समाप्त हो गई है। क्या उनकी सफलता केवल भाग्य थी? क्या वे अब पहले जैसे ट्रेडर नहीं रहे? कुछ दिनों तक वे गहरे आत्ममंथन में रहे। उन्होंने अपने पुराने ट्रेडिंग रिकॉर्ड निकाले, वर्षों पहले लिखे गए नोट्स पढ़े। उन्होंने अपने शुरुआती नियमों की तुलना वर्तमान व्यवहार से की। तब उन्हें पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि बाजार नहीं बदला था, बदले तो वे स्वयं थे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपने ही बनाए हुए नियम तोड़े थे। उन्होंने धैर्य खो दिया था। उन्होंने पुष्टि का इंतजार करना कम कर दिया था। उन्होंने जोखिम का आकार बढ़ा दिया था। उन्होंने अपनी राय को बाजार से अधिक महत्व देना शुरू कर दिया था। दूसरे शब्दों में, वे वही गलतियां कर रहे थे जिनसे बचने की सलाह वे दूसरों को देते थे। यही उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आत्मबोध था। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी ट्रेडिंग प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है उस प्रणाली का लगातार पालन करना। सबसे अच्छी रणनीति भी बेकार हो जाती है यदि ट्रेडर स्वयं उसका पालन न करे। इस कठिन समय ने उन्हें फिर से विनम्र बना दिया। उन्होंने ये स्वीकार करने में संकोच नहीं किया कि वे गलत थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अधिकांश लोग अपनी असफलता का दोष बाजार, सरकार, अर्थव्यवस्था या दूसरे लोगों पर डालते हैं। लेकिन जेसी ने अपनी गलती स्वयं स्वीकार की। उनका मानना था कि यदि गलती अपनी है तभी उसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने एक बार फिर से शुरुआत करने का निर्णय लिया। इस बार उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था। वे अपने पुराने अनुशासन को वापस लाना चाहते थे। उन्होंने ट्रेडों की संख्या कम की, जोखिम सीमित किया, केवल स्पष्ट अवसरों का इंतजार करना शुरू किया और अपनी भावनाओं पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने का अभ्यास किया। यही कारण है कि जेसी लिवरमोर का जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं है, यह आत्म सुधार की कहानी भी है। उन्होंने कई बार अपनी पूरी संपत्ति खोई, लेकिन हर बार अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और पहले से अधिक मजबूत होकर लौटे। यही गुण उन्हें महान बनाता है। महान ट्रेडर वह नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हारने के बाद भी सीखता है और फिर खड़ा हो जाता है। यह अनुभव आगे चलकर उनके सबसे प्रसिद्ध नियमों की नींव बना। बाद में उन्होंने बार बार कहा कि बाजार से लड़ो मत, अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार करो और कभी भी अपने अहंकार को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। अब जेसी लिवरमोर एक बार फिर नई शुरुआत के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उनका अनुभव पहले से कहीं अधिक गहरा था। आने वाले वर्षों में वे न केवल अपनी खोई हुई संपत्ति वापस हासिल करेंगे, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी ट्रेडिंग सफलता की ओर भी बढ़ेंगे।
अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने अपनी दूसरी शुरुआत कैसे की, उन्होंने अपने ट्रेडिंग नियमों को कैसे व्यवस्थित रूप दिया और कैसे धीरे धीरे वे उस स्तर तक पहुंचे जहां पूरा वॉल स्ट्रीट उनके प्रत्येक बड़े ट्रेड पर नजर रखने लगा। भाग 9, दूसरी शुरुआत, नियमों का पुनर्निर्माण और पेशेवर ट्रेडिंग प्रणाली का विकास। अपनी पहली बड़ी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा खो देने के बाद जेसी लिवरमोर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। उन्होंने ये तय किया कि वे केवल बाजार का अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि स्वयं का भी अध्ययन करेंगे। उन्हें अब ये स्पष्ट हो चुका था कि बाजार में सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं बल्कि स्वयं का मन है। यदि व्यक्ति अपने भय, लालच, अधीरता और अहंकार को नियंत्रित नहीं कर सकता तो सबसे अच्छी रणनीति भी उसे लंबे समय तक सफल नहीं बना सकती। इस बार उन्होंने शुरुआत पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित ढंग से की। अब वे हर ट्रेड से पहले अपने आप से कुछ निश्चित प्रश्न पूछते थे। क्या बाजार की मुख्य दिशा स्पष्ट है? क्या जिस शेयर में वे प्रवेश करना चाहते हैं वह वास्तव में पूरे बाजार से अधिक मजबूत या अधिक कमजोर है? क्या ये निर्णय तथ्यों पर आधारित है या केवल अनुमान पर? यदि यह ट्रेड गलत साबित हुआ तो वे कितना नुकसान स्वीकार करेंगे? इन प्रश्नों ने उनके निर्णयों को अधिक संतुलित बना दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया। पहले वे कभी कभी अवसर देखकर निर्णय लेते थे और बाद में उसके समर्थन में कारण खोजते थे। अब वे पहले कारण खोजते फिर अवसर का इंतजार करते। यह अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन यही अंतर एक पेशेवर और एक भावनात्मक ट्रेडर के बीच की सीमा तय करता है। उन्होंने अपने पुराने नोट्स और वर्षों के अनुभव को व्यवस्थित करना शुरू किया। उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सफल ट्रेडों में कुछ बातें लगभग हमेशा समान होती थीं। पहला, बाजार की मुख्य दिशा स्पष्ट होती थी। दूसरा, संबंधित शेयर उसी दिशा में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा होता था। तीसरा, उस समय अधिकांश लोग अभी भी उस चाल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते थे। चौथा, वे स्वयं धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करते थे। इन 4 बातों ने उनके भविष्य की ट्रेडिंग प्रणाली की नींव रखी। जेसी ने अब केवल शेयरों को अलग अलग नहीं देखा, उन्होंने विभिन्न उद्योगों का तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू किया। यदि स्टील कंपनियों में तेजी है लेकिन रेलवे कंपनियों में कमजोरी है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? यदि बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है लेकिन औद्योगिक कंपनियां संघर्ष कर रही हैं तो पूंजी का प्रवाह किस दिशा में जा रहा है? उस समय यह विश्लेषण बहुत कम लोग करते थे। अधिकांश ट्रेडर केवल 1 या 2 पसंदीदा शेयरों तक सीमित रहते थे, जबकि जेसी पूरे बाजार को एक जीवित प्रणाली की तरह देखने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने लीडर और फॉलोअर शेयरों की अवधारणा को भी गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि हर बड़े बुल मार्केट में कुछ कंपनियां सबसे पहले ऊपर बढ़ना शुरू करती हैं। बाद में बाकी कंपनियां उनका अनुसरण करती हैं। यदि कोई ट्रेडर इन शुरुआती लीडर शेयरों की पहचान कर ले तो उसे सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार किसी बड़ी गिरावट से पहले भी कुछ प्रमुख कंपनियां सबसे पहले कमजोरी दिखाती हैं। उनके अनुसार यही कंपनियां पूरे बाजार के भविष्य का संकेत देती हैं। उन्होंने अपने समय का बड़ा हिस्सा केवल देखने में बिताना शुरू किया। कई बार पूरा सप्ताह गुजर जाता और वे कोई ट्रेड नहीं करते। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता कि वे निष्क्रिय हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण तैयारी कर रहे होते थे। उनका मानना था कि बाजार को देखने में बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जल्दबाजी में लिया गया एक गलत निर्णय कई महीनों की कमाई समाप्त कर सकता है। इस अवधि में उन्होंने जोखिम प्रबंधन को भी नया रूप दिया। अब वे किसी एक विचार पर अपनी पूरी पूंजी लगाने के बजाय अलग अलग स्तरों पर निर्णय लेते थे। यदि बाजार उनके अनुमान की पुष्टि करता तभी वे अपनी भागीदारी बढ़ाते। यदि पुष्टि नहीं मिलती तो वे बिना किसी भावनात्मक संघर्ष के बाहर निकल जाते। उनके लिए गलत होना समस्या नहीं थी, गलत बने रहना समस्या थी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव उनकी मानसिकता में आया। पहले वे किसी बड़ी सफलता के बाद अत्यधिक उत्साहित हो जाते थे और किसी बड़े नुकसान के बाद निराश। अब उन्होंने दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखने का अभ्यास किया। वे समझ चुके थे कि बाजार में एक अच्छा ट्रेड व्यक्ति को महान नहीं बनाता और एक खराब ट्रेड उसे असफल भी नहीं बनाता। वास्तविक मूल्यांकन सैकड़ों निर्णयों के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने अपने आसपास के लोगों का भी सावधानी से चयन करना शुरू किया। वे उन लोगों से दूरी बनाने लगे जो हर समय पक्का शेयर बताते रहते थे या बिना अध्ययन के भविष्यवाणी करते थे। उनका विश्वास था कि बाजार में निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल संभावना होती है। यदि कोई व्यक्ति 100% विश्वास के साथ भविष्य बताने का दावा करता है तो उससे सावधान रहना चाहिए। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास वापस आने लगा, लेकिन इस बार उसमें विनम्रता भी शामिल थी। अब वे जानते थे कि बाजार उन्हें किसी भी दिन गलत साबित कर सकता है, इसलिए वे हर नए ट्रेड को ऐसे लेते जैसे वे फिर से सीख रहे हों। यही मानसिकता उन्हें लगातार विकसित करती रही। इसी दौरान उन्होंने ये भी महसूस किया कि सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका समय होता है। यदि व्यक्ति हर छोटी चाल पर अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है तो जब वास्तव में बड़ा अवसर आता है तब वह मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार नहीं होता।
इसलिए उन्होंने अपनी पूंजी के साथ साथ अपनी मानसिक ऊर्जा का भी संरक्षण करना सीखा। इन वर्षों में उनका रिकॉर्ड फिर से मजबूत होने लगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी खोई हुई पूंजी वापस प्राप्त की, लेकिन इस बार वे पहले जैसे उत्साहित नहीं थे। उनके लिए ये केवल पैसा वापस कमाने की बात नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण था कि अनुशासन, सही नियम और धैर्य वास्तव में काम करते हैं। वॉल स्ट्रीट में भी लोगों ने उनके इस परिवर्तन को महसूस किया। अब वे केवल साहसी ट्रेडर नहीं रहे थे, बल्कि एक अत्यंत व्यवस्थित और नियंत्रित बाजार विश्लेषक के रूप में देखे जाने लगे। बड़े ब्रोकर जानते थे कि यदि जेसी किसी दिशा में गंभीरता से पोजीशन बना रहे हैं तो उसके पीछे केवल अनुमान नहीं बल्कि गहरा अध्ययन होगा। लेकिन इतिहास उन्हें अभी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था। 1920 के दशक में अमेरिका में एक अभूतपूर्व तेजी शुरू होने वाली थी। उद्योग, बैंक, ऑटोमोबाइल, बिजली और उपभोक्ता कंपनियों में तेज विकास हो रहा था। आम लोग भी बड़ी संख्या में शेयर बाजार में प्रवेश करने लगे। अखबार, ब्रोकर और समाज के प्रभावशाली लोग ये कहने लगे कि अब अमेरिका एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और शेयर बाजार में तेजी कई वर्षों तक जारी रहेगी। पूरे देश में आशावाद का वातावरण बन रहा था, लेकिन जेसी लिवरमोर का स्वभाव बदल चुका था। वे भीड़ के उत्साह में बहने के बजाय उसके पीछे छिपे संकेतों को देख रहे थे। आने वाले कुछ वर्षों में वे ऐसे संकेत पहचानेंगे जिन्हें अधिकांश लोग पूरी तरह अनदेखा कर देंगे। यही संकेत अंततः उन्हें उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध ट्रेड तक ले जाएंगे, एक ऐसा ट्रेड जिसने उन्हें इतिहास के सबसे महान ट्रेडरों की सूची में स्थायी स्थान दिलाया। अगले भाग में हम 1920 के दशक के बुल मार्केट का विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि उस समय पूरे अमेरिका में कैसी निवेश मानसिकता बन चुकी थी, और जानेंगे कि क्यों जेसी लिवरमोर उस भीड़ से अलग सोच रहे थे जबकि लगभग पूरा देश तेजी के नशे में डूबा हुआ था। भाग 10:1920 का बुल मार्केट, भीड़ का उन्माद और आने वाले तूफान की आहट। 1920 का दशक अमेरिकी इतिहास के सबसे आशावादी और उत्साहपूर्ण दौरों में से एक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे, नई नई तकनीकों का विकास हो रहा था, ऑटोमोबाइल का प्रसार बढ़ रहा था, बिजली का उपयोग घर घर तक पहुंच रहा था, रेडियो लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था और बड़े पैमाने पर उत्पादन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई गति दी थी। देश के अधिकांश नागरिकों को यह विश्वास हो गया था कि अमेरिका एक ऐसे आर्थिक युग में प्रवेश कर चुका है जहां विकास की गति रुकने वाली नहीं है। इस आर्थिक उछाल का सबसे बड़ा प्रभाव शेयर बाजार पर दिखाई दिया। कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे थे, नए निवेशक बाजार में प्रवेश कर रहे थे और लगभग हर सप्ताह किसी न किसी कंपनी का शेयर नई ऊंचाई बना रहा था। वॉल स्ट्रीट में ऐसा वातावरण बन गया था जहां लोगों को लगने लगा कि शेयर खरीदना ही धनवान बनने का सबसे आसान तरीका है। अब बाजार केवल पेशेवर निवेशकों तक सीमित नहीं रहा था। डॉक्टर, वकील, दुकानदार, शिक्षक, छोटे व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और यहां तक कि ऐसे लोग भी शेयर खरीदने लगे जिन्हें कंपनियों के व्यवसाय के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उनके लिए केवल एक बात महत्वपूर्ण थी, शेयरों की कीमत लगातार बढ़ रही थी। जब किसी व्यक्ति को बिना अधिक प्रयास के लगातार लाभ मिलने लगता है तो वह धीरे धीरे जोखिम को भूलने लगता है। यही स्थिति पूरे अमेरिका में बन चुकी थी। जेसी लिवरमोर इस तेजी का आनंद अवश्य ले रहे थे, लेकिन वे उससे मोहित नहीं हुए। उन्होंने अपने जीवन में कई तेजी और कई मंदियां देखी थीं। वे जानते थे कि बाजार हमेशा चक्रों में चलता है, कोई भी तेजी हमेशा नहीं रहती और कोई भी मंदी स्थायी नहीं होती। इसलिए जहां अधिकांश लोग केवल बढ़ती कीमतों को देख रहे थे, वहीं जेसी ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि इस तेजी की गुणवत्ता कैसी है। उन्होंने पाया कि लोगों का व्यवहार बदल रहा है। पहले लोग निवेश करने से पहले कंपनी का अध्ययन करते थे, अब वे केवल ये पूछते थे कि कौन सा शेयर सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है। पहले जोखिम की चर्चा होती थी, अब केवल संभावित लाभ की बातें होती थीं। पहले अनुभवी निवेशकों की राय महत्वपूर्ण मानी जाती थी, अब हर नया निवेशक स्वयं को विशेषज्ञ समझने लगा था। जेसी के अनुसार यही वह समय होता है जब बाजार सबसे अधिक खतरनाक बन जाता है। जब लोग यह मानने लगते हैं कि नुकसान अब संभव ही नहीं है, तब वास्तव में जोखिम अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा, बड़ी संख्या में लोग उधार लेकर शेयर खरीदने लगे थे। उस समय मार्जिन पर ट्रेडिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। इसका अर्थ था कि व्यक्ति अपनी वास्तविक पूंजी से कई गुना अधिक मूल्य के शेयर खरीद सकता था। यदि बाजार ऊपर जाता तो लाभ बहुत अधिक होता, लेकिन यदि बाजार गिरता तो नुकसान भी कई गुना बढ़ जाता। जेसी इस प्रवृत्ति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने समझ लिया था कि यदि कभी बाजार में तेज गिरावट आए तो उधार लेकर खरीदने वाले निवेशकों को मजबूरी में अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। इससे गिरावट और अधिक तेज हो सकती है। उस समय अधिकांश लोग इस खतरे को समझ ही नहीं रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बाजार की आंतरिक संरचना पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ प्रसिद्ध कंपनियों के शेयर अब भी ऊपर जा रहे थे, लेकिन पहले जैसी व्यापक मजबूती दिखाई नहीं दे रही थी। कई मध्यम और छोटी कंपनियां पहले ही कमजोर पड़ने लगी थीं।
उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत था कि तेजी अब उतनी स्वस्थ नहीं रही जितनी कुछ वर्ष पहले थी। जेसी कभी केवल एक संकेत के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने कई महीनों तक धैर्यपूर्वक अवलोकन जारी रखा। वे चाहते थे कि यदि वास्तव में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है तो उसके पर्याप्त प्रमाण मिलें। उन्होंने अपने पुराने अनुभव को याद रखा। बाजार की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें कुछ और संकेत मिलने लगे। कीमतें नई ऊंचाइयां तो बना रही थीं, लेकिन कई बार वे उन स्तरों पर टिक नहीं पाती थीं। तेजी के दौरान वॉल्यूम का व्यवहार भी पहले जैसा नहीं था। कुछ महत्वपूर्ण शेयरों में बिकवाली धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर की स्थिति बदल रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि समाचार और वास्तविकता के बीच दूरी बढ़ने लगी है। समाचार पत्र लगातार नई आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे। विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे थे कि शेयर बाजार अभी कई वर्षों तक ऊपर जाएगा। लेकिन बाजार के अनुभवी लोगों में कुछ बेचैनी दिखाई देने लगी थी। हालांकि वे खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे, फिर भी उनके व्यवहार में सावधानी बढ़ गई थी। जेसी ने अपने लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया। वे किसी भी स्थिति में भीड़ के उत्साह से प्रभावित नहीं होंगे। यदि उन्हें मंदी के संकेत मिलते हैं तो वे केवल इसलिए तेजी का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। ये निर्णय आसान नहीं था। जब पूरा समाज एक दिशा में सोच रहा हो तब उसके विपरीत सोचना मानसिक रूप से बहुत कठिन होता है। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग गतिविधि भी सीमित कर दी। वे जानते थे कि यदि वास्तव में बड़ा अवसर आने वाला है तो उन्हें अपनी पूरी मानसिक और आर्थिक क्षमता उसके लिए सुरक्षित रखनी होगी। इसलिए उन्होंने अनावश्यक ट्रेडों से दूरी बनाई और केवल बाजार का अध्ययन जारी रखा। धीरे धीरे उनका विश्वास मजबूत होने लगा कि बाजार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। लेकिन उन्होंने तुरंत बड़ी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई। वे वर्षों से एक बात सीख चुके थे, सही विचार और सही समय दोनों का साथ होना आवश्यक है। यदि समय गलत हो तो सही विचार भी भारी नुकसान दे सकता है। इस बीच पूरे अमेरिका में शेयर बाजार का उन्माद अपने चरम पर पहुंच रहा था। परिवारों की बातचीत में शेयरों की चर्चा होती थी। अखबारों के पहले पन्ने पर बाजार की नई ऊंचाइयों की खबरें छपती थीं। ब्रोकरों के कार्यालय लोगों से भरे रहते थे। नए निवेशकों को लगता था कि शेयर बाजार से पैसा कमाना अब लगभग निश्चित है। जेसी इस वातावरण को देखकर अपने शुरुआती दिनों की एक सीख को बार बार याद करते थे, जब किसी अवसर को बहुत आसान बताया जाने लगे तब सबसे अधिक सावधान हो जाना चाहिए। उन्होंने अब अपने विश्लेषण को अंतिम रूप देना शुरू किया। वे अलग अलग उद्योगों का अध्ययन कर रहे थे, प्रमुख शेयरों की चाल पर नजर रख रहे थे और ये तय करने का प्रयास कर रहे थे कि वह निर्णायक क्षण कब आएगा जब उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि गिरावट किस दिन शुरू होगी। कोई भी यह नहीं जान सकता था, लेकिन उन्हें इतना विश्वास अवश्य हो गया था कि बाजार की आंतरिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अब वे केवल उस अंतिम पुष्टि का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। ये प्रतीक्षा जल्द ही समाप्त होने वाली थी। कुछ ही समय बाद अमेरिकी शेयर बाजार इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक का सामना करेगा। करोड़ों डॉलर मिट जाएंगे, हजारों निवेशक बर्बाद हो जाएंगे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसी संकट के बीच जेसी लिवरमोर अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध ट्रेड करेंगे। अगले भाग में हम 1929 के ऐतिहासिक शेयर बाजार पतन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने अपनी विशाल शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाई, उन्होंने किस प्रकार धैर्य बनाए रखा और कैसे इस एक ऐतिहासिक ट्रेड ने उन्हें उस समय दुनिया के सबसे धनी ट्रेडरों में शामिल कर दिया। भाग 11 रेशियो 1929 का ऐतिहासिक क्रैश, जीवन का सबसे महान ट्रेड और $100 मिलियन की सफलता। 1929 का वर्ष शेयर बाजार के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये केवल एक बाजार गिरावट नहीं थी, बल्कि वह घटना थी जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। आने वाले वर्षों में यही संकट ग्रेट डिप्रेशन का कारण बना। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, हजारों व्यवसाय बंद हो गए, अनेक बैंक दिवालिया हो गए और अनगिनत परिवार आर्थिक संकट में फंस गए। लेकिन इसी ऐतिहासिक घटना के दौरान जेसी लिवरमोर ने ऐसा ट्रेड किया जिसने उन्हें ट्रेडिंग की दुनिया में अमर बना दिया। 1929 की शुरुआत तक अमेरिका का शेयर बाजार अब भी मजबूत दिखाई दे रहा था। अधिकांश निवेशकों को विश्वास था कि तेजी अभी जारी रहेगी, लेकिन जेसी कई महीनों से बाजार के भीतर बढ़ती कमजोरी का अध्ययन कर रहे थे। वे केवल कीमतों को नहीं देख रहे थे, बल्कि यह भी देख रहे थे कि वे कीमतें किस प्रकार व्यवहार कर रही हैं। उनके अनुभव ने उन्हें यह सिखाया था कि किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले बाजार अपनी भाषा बदल देता है। उन्होंने देखा कि कई प्रमुख शेयर नई ऊंचाइयां तो बना रहे थे, लेकिन वहां टिक नहीं पा रहे थे। कुछ बड़े शेयरों में असामान्य बिकवाली दिखाई देने लगी थी। कई उद्योगों में तेजी केवल कुछ कंपनियों तक सीमित रह गई थी। ये वही संकेत थे जिन्हें वे वर्षों से पहचानना सीख चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने तुरंत आक्रामक शॉर्ट सेलिंग शुरू नहीं की।
वे जानते थे कि यदि उन्होंने समय से पहले बड़ा दांव लगा दिया तो बाजार कुछ समय तक और ऊपर जा सकता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने पहले छोटी शॉर्ट पोजीशन बनाए और बाजार की प्रतिक्रिया देखी। जब उन्हें लगातार पुष्टि मिलने लगी कि कमजोरी बढ़ रही है, तभी उन्होंने धीरे धीरे अपनी पोजीशन का आकार बढ़ाया। यह उनकी ट्रेडिंग शैली की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। वे अनुमान के आधार पर पूरी पूंजी नहीं लगाते थे। वे चाहते थे कि बाजार स्वयं उनके निर्णय की पुष्टि करे। हर नई पुष्टि के साथ वे अपने विश्वास और अपनी पोजीशन दोनों को बढ़ाते थे। अक्टूबर 1929 आते आते बाजार का वातावरण तेजी से बदलने लगा। जिन शेयरों में महीनों तक लगातार खरीदारी हो रही थी, उनमें अचानक भारी बिकवाली शुरू हो गई। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य करेक्शन समझा। अधिकांश विशेषज्ञ अब भी निवेशकों को आश्वस्त कर रहे थे कि यह केवल अस्थायी गिरावट है और जल्द ही बाजार फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जेसी ने अलग तस्वीर देखी। उन्होंने पाया कि हर उछाल पर पहले से अधिक बिकवाली आ रही है। ये वही व्यवहार था जो उन्होंने अपने वर्षों के अध्ययन में बड़े बेयर मार्केट की शुरुआत से पहले कई बार देखा था। अब उन्हें विश्वास हो गया कि बाजार एक साधारण गिरावट में नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाए रखी। ये निर्णय आसान नहीं था। हर दिन उनके खाते में लाखों डॉलर का उतार चढ़ाव हो रहा था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी राशि देखकर भावनाओं पर नियंत्रण रखना लगभग असंभव होता। लेकिन जेसी ने स्वयं को एक ही बात याद दिलाई, निर्णय बाजार करेगा, भावनाएं नहीं। फिर वह सप्ताह आया जिसने इतिहास बदल दिया। अक्टूबर 1929 के अंतिम दिनों में बाजार में अभूतपूर्व घबराहट फैल गई। निवेशक बड़ी संख्या में अपने शेयर बेचने लगे। जिन लोगों ने मार्जिन पर शेयर खरीदे थे, उन्हें मजबूरन अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ी। इससे बिकवाली और तेज हो गई। कीमतें इतनी तेजी से गिर रही थीं कि कई बार खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। वॉल स्ट्रीट का वातावरण भयावह हो चुका था। ब्रोकरों के कार्यालयों में अफरा तफरी थी। टेलीफोन लगातार बज रहे थे। निवेशक अपने खातों की जानकारी लेने के लिए बेचैन थे। कई लोग अपनी वर्षों की कमाई कुछ ही दिनों में खो चुके थे। कुछ लोग सदमे में थे, कुछ रो रहे थे और कुछ अब भी यह उम्मीद कर रहे थे कि बाजार अगले दिन संभल जाएगा। इसी दौरान जेसी लिवरमोर की शॉर्ट पोजीशन असाधारण लाभ दे रही थी। हर गिरते दिन के साथ उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ भी उन्होंने वही अनुशासन दिखाया जिसने उन्हें महान बनाया। उन्होंने केवल इसलिए अपनी पोजीशन बंद नहीं की क्योंकि लाभ बहुत बड़ा हो चुका था। वे तब तक टिके रहे जब तक उन्हें बाजार में वास्तविक स्थिरता के संकेत दिखाई नहीं दिए। इतिहासकारों के अनुसार इस ऐतिहासिक ट्रेड से जेसी लिवरमोर ने लगभग $100 मिलियन का लाभ कमाया। उस समय ये राशि इतनी विशाल थी कि आज के मूल्य में इसकी तुलना कई अरब डॉलर से की जाती है। ये केवल धन की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसने ये सिद्ध कर दिया कि उनका विश्लेषण, उनका धैर्य और उनका अनुशासन वास्तव में असाधारण था। उनकी सफलता की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। समाचार पत्रों ने उन्हें बाजार का सबसे सफल सट्टेबाज बताया। कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की तो कुछ ने उनकी आलोचना भी की। कई लोगों को लगा कि उन्होंने बाजार की गिरावट से लाभ कमाकर दूसरों की बर्बादी पर धन कमाया है। लेकिन जेसी का दृष्टिकोण अलग था। उनका कहना था कि उन्होंने बाजार को गिराया नहीं था, उन्होंने केवल उस दिशा को पहचाना जिसमें बाजार पहले से जा रहा था। यदि कोई किसान बारिश आने से पहले अपनी फसल सुरक्षित कर ले तो वह बारिश का कारण नहीं होता। उसी प्रकार यदि कोई ट्रेडर गिरते हुए बाजार को पहचानकर लाभ कमाए तो वह गिरावट का कारण नहीं बन जाता। फिर भी इस सफलता की एक मानवीय कीमत भी थी। कहा जाता है कि क्रैश के बाद जब लोग जान गए कि जेसी ने भारी लाभ कमाया है तो समाज का एक वर्ग उनके प्रति नकारात्मक हो गया। कुछ पुराने मित्र उनसे दूर हो गए। कई लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वे देश की आर्थिक कठिनाइयों से लाभ कमाने वाले व्यक्ति हैं। इन प्रतिक्रियाओं ने उन्हें भीतर से प्रभावित किया। वे जानते थे कि उन्होंने कोई अवैध कार्य नहीं किया था, उन्होंने केवल बाजार के नियमों के अनुसार ट्रेड किया था। फिर भी उन्हें यह अनुभव हुआ कि असाधारण सफलता हमेशा असाधारण सम्मान नहीं लाती, कई बार वह आलोचना और अकेलापन भी साथ लाती है। इस ट्रेड के बाद वे उस समय के सबसे धनी निजी ट्रेडरों में गिने जाने लगे। उनके पास अपार धन था, शानदार घर थे, प्रतिष्ठा थी और ऐसा अनुभव था जो शायद ही किसी अन्य ट्रेडर के पास रहा हो। लेकिन इतिहास यहाँ समाप्त नहीं होता। विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने 1929 के सबसे बड़े क्रैश को सही पहचान लिया था, वही आने वाले वर्षों में फिर अपनी अधिकांश संपत्ति खो देगा। कारण बाजार नहीं होगा, कारण होगा मानव मन। यही जेसी लिवरमोर के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। बाजार को हराना आसान हो सकता है, लेकिन स्वयं पर लगातार विजय प्राप्त करना सबसे कठिन कार्य है। अनुशासन एक बार सीख लेने की चीज नहीं, बल्कि हर दिन निभाने की जिम्मेदारी है। 1929 का क्रैश उनकी सबसे बड़ी विजय था, लेकिन इसके बाद का जीवन ये सिद्ध करेगा कि महानतम ट्रेडर भी अपनी भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। अगले भाग में हम जानेंगे कि 1929 के बाद जेसी लिवरमोर के जीवन में क्या परिवर्तन आए। उन्होंने इतनी विशाल संपत्ति के बावजूद दोबारा गंभीर आर्थिक
कठिनाइयों का सामना क्यों किया और कैसे उनके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक संबंधों तथा मानसिक संघर्षों ने उनकी ट्रेडिंग क्षमता को प्रभावित करना शुरू कर दिया। भाग 12, सफलता के बाद का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन, मानसिक दबाव और दूसरी बड़ी गिरावट। 1929 के ऐतिहासिक ट्रेड के बाद जेसी लिवरमोर केवल एक सफल ट्रेडर नहीं रहे थे, बल्कि वे वित्तीय जगत की एक जीवित किंवदंती बन चुके थे। उनकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि उस समय अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका नाम लिया जाने लगा। लेकिन धन की अधिकता ने उनके जीवन को सरल नहीं बनाया। इसके विपरीत, अब उनके सामने ऐसी समस्याएं आने लगी जिनका संबंध बाजार से कम और मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों से अधिक था। किसी व्यक्ति के लिए गरीबी से अमीरी तक पहुंचना कठिन होता है, लेकिन कई बार उससे भी कठिन होता है लगातार अमीर बने रहना। जब कोई ट्रेडर छोटी पूंजी से काम करता है तो उसके निर्णय अपेक्षाकृत सरल होते हैं, लेकिन जब उसके पास बहुत बड़ी पूंजी हो तब हर निर्णय का प्रभाव भी बहुत बड़ा हो जाता है। जेसी अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे जहां एक गलत निर्णय लाखों डॉलर का नुकसान कर सकता था। 1929 के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई। कंपनियां संघर्ष कर रही थीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी और निवेशकों का विश्वास टूट चुका था। इस वातावरण में बाजार का व्यवहार पहले से कहीं अधिक अनिश्चित हो गया। जहां पहले स्पष्ट ट्रेंड बनते थे, अब कई बार तेज उछाल और अचानक गिरावट का क्रम चलता रहता था। ऐसे बाजार में पुराने नियमों को लागू करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया। जेसी ने प्रारंभ में इस बदलते हुए वातावरण को समझने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि बाजार की प्रकृति बदल रही है। सरकार की नीतियां, केंद्रीय बैंक के कदम और आर्थिक हस्तक्षेप पहले की तुलना में अधिक प्रभाव डालने लगे थे। कई बार बाजार ऐसा व्यवहार करता जो उनके पुराने अनुभवों से मेल नहीं खाता था। यह उनके लिए एक नई चुनौती थी। इसी समय उनके व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं बढ़ने लगीं। उनके वैवाहिक संबंध पहले से ही कई उतार चढ़ाव से गुजर चुके थे। पारिवारिक तनाव बढ़ रहा था। प्रसिद्धि के कारण उनका निजी जीवन लगातार लोगों की चर्चा का विषय बना रहता था। समाचार पत्र केवल उनके ट्रेडों की ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन की भी खबरें प्रकाशित करने लगे थे। किसी भी व्यक्ति के लिए यह मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। जेसी का स्वभाव मूल रूप से शांत और आत्मविश्लेषी था। वे भीड़ में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्हें बाजार का अध्ययन करना, अकेले बैठकर सोचना और अपने निर्णयों का विश्लेषण करना अधिक पसंद था। लेकिन प्रसिद्धि के बाद उनसे लगातार मिलने वालों की संख्या बढ़ गई। लोग सलाह चाहते थे, पत्रकार साक्षात्कार चाहते थे और समाज उन्हें एक असाधारण व्यक्ति के रूप में देखता था। ये सब उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। उनके भीतर एक और संघर्ष चल रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार शून्य से शुरुआत की थी। हर बार कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बनाया था। लेकिन अब उनके सामने समस्या ये थी कि वे पहले जैसी भूख और एकाग्रता बनाए नहीं रख पा रहे थे। जब किसी व्यक्ति ने लगभग हर उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, तब उसके भीतर पहले जैसी प्रेरणा बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके साथ ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पैदा हुआ। अब लोग उनसे हर समय असाधारण प्रदर्शन की अपेक्षा करते थे। यदि वे कोई साधारण ट्रेड करते तो वह किसी को याद नहीं रहता, लेकिन यदि कोई बड़ा नुकसान होता तो उसकी चर्चा पूरे बाजार में होने लगती। ये स्थिति किसी भी पेशेवर ट्रेडर के लिए अत्यंत कठिन होती है। धीरे धीरे उनके निर्णयों में फिर कुछ परिवर्तन आने लगे। हालांकि वे पहले जैसी गंभीर गलतियां तुरंत नहीं दोहरा रहे थे, लेकिन कई बार वे आवश्यकता से अधिक जटिल विश्लेषण करने लगे। कभी कभी वे ऐसे अवसरों में भी संभावना खोजने लगते जहां स्पष्टता नहीं होती थी। अनुभव बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन अत्यधिक अनुभव कभी कभी व्यक्ति को सरल बातों को भी कठिन बना देता है। इसी दौरान उन्होंने ये भी महसूस किया कि बाजार में अब नए प्रकार के प्रतिभागी आ चुके हैं। संस्थागत निवेशकों की भूमिका बढ़ रही थी। आर्थिक नीतियों का प्रभाव पहले से अधिक दिखाई देने लगा था। पुराने दौर की तुलना में बाजार का संचालन अधिक जटिल हो गया था। वे लगातार स्वयं को इस नए वातावरण के अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे थे। इन सब के बीच उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगा। लगातार तनाव, प्रसिद्धि का दबाव, पारिवारिक समस्याएं और बाजार की बदलती प्रकृति, इन सब ने मिलकर उनके मन को थका दिया। आज जिस विषय को हम मानसिक स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं, उस समय उस पर खुलकर चर्चा नहीं होती थी। इसलिए ऐसे संघर्ष अक्सर व्यक्ति के भीतर ही दबे रह जाते थे। फिर भी जेसी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ट्रेडिंग नियमों को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। वे अपने पुराने नोट्स पढ़ते, पिछले सफल ट्रेडों का अध्ययन करते और यह समझने का प्रयास करते कि कौन से सिद्धांत आज भी उतने ही प्रभावी हैं और किन्हें बदलने की आवश्यकता है। उनके भीतर सीखने की इच्छा अब भी जीवित थी। यही वह समय था जब उन्होंने अपने अनुभवों को व्यवस्थित रूप से लिखना भी शुरू किया। उनका उद्देश्य केवल अपने लिए रिकॉर्ड बनाना नहीं था। वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां उनकी सफलताओं के साथ साथ उनकी गलतियों से भी सीखें। उनका विश्वास था कि यदि कोई ट्रेडर केवल उनकी जीत को देखेगा तो वह अधूरी शिक्षा प्राप्त करेगा। वास्तविक सीख तो उन गलतियों में छिपी है जिनके कारण उन्होंने कई बार अपनी पूरी संपत्ति खोई।
उन्होंने बार बार इस निष्कर्ष पर जोर दिया कि बाजार में सबसे बड़ी गलती गलत विश्लेषण नहीं बल्कि अनुशासन का टूटना है। कोई भी व्यक्ति भविष्य का हर निर्णय सही नहीं ले सकता, लेकिन यदि उसके पास स्पष्ट नियम हो और वह उनका ईमानदारी से पालन करे तो लंबे समय में सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इन वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति फिर उतार चढ़ाव से गुजरने लगी। कुछ ट्रेड सफल रहे, कुछ नहीं, लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष केवल पैसा नहीं था, वे अपने भीतर की शांति खोज रहे थे। बाजार ने उन्हें प्रसिद्धि दी थी, धन दिया था, सम्मान दिया था, लेकिन साथ ही अकेलापन, तनाव और निरंतर मानसिक दबाव भी दिया था। यही कारण है कि जेसी लिवरमोर का जीवन केवल ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, यह मानव मन की कहानी भी है। ये बताता है कि बाहरी सफलता और आंतरिक संतोष हमेशा एक साथ नहीं चलते। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से अत्यंत सफल हो सकता है, फिर भी भीतर से संघर्ष कर सकता है। उनके जीवन का अंतिम चरण अभी बाकी था। आने वाले वर्षों में परिस्थितियां और कठिन होंगी। वे अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में संकलित करेंगे, नए ट्रेडरों के लिए नियम लिखेंगे, लेकिन साथ ही उनका मानसिक संघर्ष भी गहराता जाएगा। अंततः उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अगले भाग में हम जेसी लिवरमोर की पुस्तक, उनके प्रसिद्ध ट्रेडिंग नियम, उनके अंतिम वर्ष, उनकी दुखद मृत्यु और आज के ट्रेडरों के लिए उनकी सबसे बड़ी विरासत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भावनात्मक अध्याय होगा। भाग 13, अंतिम वर्ष, पुस्तक लेखन, अमर सिद्धांत और जीवन का दुखद अंत। जेसी लिवरमोर के जीवन का अंतिम चरण जितना शिक्षाप्रद है उतना ही भावनात्मक भी। इस समय तक वे शेयर बाजार के लगभग हर रूप को देख चुके थे। उन्होंने गरीबी देखी, अपार धन देखा, कई बार दिवालियापन का सामना किया, फिर दोबारा सफलता प्राप्त की। उन्होंने तेजी के सबसे शानदार दौर देखे और इतिहास की सबसे भयावह मंदी से भी लाभ कमाया। उनके अनुभव इतने व्यापक थे कि बहुत कम ट्रेडरों को अपने पूरे जीवन में इतने विविध अनुभव प्राप्त होते हैं। लेकिन जीवन के इस चरण में उनका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं रह गया था। अब वे अपने दशकों के अनुभव को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने ट्रेडिंग सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लिखना शुरू किया। 1940 में उनकी पुस्तक हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स प्रकाशित हुई। ये केवल ट्रेडिंग के नियमों की पुस्तक नहीं थी, बल्कि उनके पूरे जीवन के अनुभवों का सार थी। इसमें उन्होंने किसी जादुई संकेतक, किसी गुप्त तकनीक या जल्दी अमीर बनने के तरीकों की चर्चा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बार बार अनुशासन, धैर्य, जोखिम नियंत्रण, सही समय और मनोवैज्ञानिक संतुलन पर जोर दिया। उनका मानना था कि अधिकांश लोग बाजार को कठिन बना देते हैं। वे हर दिन लाभ कमाना चाहते हैं, हर चाल पकड़ना चाहते हैं और हर समाचार पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन बाजार इस प्रकार काम नहीं करता। कई बार सबसे अच्छा निर्णय केवल प्रतीक्षा करना होता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि बाजार में बैठकर इंतजार करना भी एक सक्रिय निर्णय है। यदि उचित अवसर उपलब्ध नहीं है तो कुछ न करना भी एक बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर यह भी बताया कि ट्रेडर को अपनी पूंजी से प्रेम करना चाहिए, अपने विचारों से नहीं। यदि कोई विचार गलत साबित हो जाए तो उसे छोड़ देने में संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति अपने विचार से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो वह नुकसान को बढ़ाता चला जाता है। उनके अनुसार बाजार में सबसे महंगी चीज़ अहंकार है। उन्होंने जोखिम प्रबंधन को अपने पूरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना। उनका कहना था कि बड़े लाभ की शुरुआत बड़े जोखिम से नहीं बल्कि छोटे और नियंत्रित जोखिम से होती है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो अवसर हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन यदि पूंजी समाप्त हो गई तो सबसे अच्छा अवसर भी बेकार हो जाएगा। उनकी सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू था धैर्य। वे कहा करते थे कि शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। इस वाक्य में उनके पूरे जीवन का अनुभव छिपा था। उन्होंने स्वयं कई बार अधीर होकर नुकसान उठाया था और कई बार केवल धैर्य के कारण असाधारण लाभ कमाया था। इसलिए वे जानते थे कि यह केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक सत्य है। इसी समय तक उनकी जीवन यात्रा पर आधारित सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी थी। यद्यपि यह पुस्तक जीवनी के रूप में लिखी गई थी और इसमें कुछ घटनाओं को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया गया, फिर भी इसने लाखों पाठकों को जेसी लिवरमोर की सोच और ट्रेडिंग दर्शन से परिचित कराया। आज भी दुनिया के अनेक पेशेवर ट्रेडर इस पुस्तक को ट्रेडिंग मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में गिनते हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद उनके निजी जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। वर्षों से चले आ रहे मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक उतार चढ़ाव उनके भीतर गहरी थकान छोड़ चुके थे। वे बाहरी दुनिया में अब भी एक महान ट्रेडर थे, लेकिन भीतर से लगातार संघर्ष कर रहे थे। ये समझना आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर उस समय आज की तरह खुलकर चर्चा नहीं होती थी। जिन समस्याओं के लिए आज लोग विशेषज्ञों से सहायता लेते हैं, उस समय कई लोग उन्हें अकेले ही झेलते थे। जेसी भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उनके करीबी लोगों ने बाद में बताया कि उनके अंतिम वर्षों में वे पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक चिंतनशील और कई बार गहरे उदास दिखाई देते थे।
28 नवंबर 1940 को न्यूयॉर्क के एक होटल में उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई। उन्होंने अपने पीछे एक संक्षिप्त पत्र छोड़ा, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से गुजर रहे थे। ये घटना केवल वित्तीय जगत के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए अत्यंत दुखद थी जो उन्हें एक असाधारण प्रतिभा के रूप में देखते थे। उनकी मृत्यु ने एक महत्वपूर्ण सत्य सामने रखा: व्यावसायिक सफलता और मानसिक शांति एक ही चीज नहीं है। कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, फिर भी व्यक्तिगत जीवन में कठिन संघर्षों का सामना कर सकता है। यही कारण है कि आज जेसी लिवरमोर की कहानी केवल ट्रेडिंग की कहानी नहीं मानी जाती, बल्कि मानव जीवन की जटिलताओं का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार जीवित रहे। समय बदला, बाजार बदले, तकनीक बदली, चार्ट बदल गए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बदल गए, लेकिन उनके अनेक सिद्धांत आज भी उतने ही प्रभावी हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने केवल बाजार का अध्ययन नहीं किया था, बल्कि मानव मन का अध्ययन किया था। और मानव मन आज भी भय, लालच, आशा, पछतावे और उत्साह जैसी भावनाओं से उसी प्रकार प्रभावित होता है जैसा 100 वर्ष पहले होता था। आज दुनिया के अनेक सफल ट्रेडर उनके विचारों का अध्ययन करते हैं। वे उनकी हर बात से सहमत हों यह आवश्यक नहीं है, लेकिन लगभग सभी यह स्वीकार करते हैं कि अनुशासन, धैर्य, ट्रेंड का सम्मान, जोखिम प्रबंधन और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण जैसे सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। जेसी लिवरमोर ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि शेयर बाजार में सफलता किसी एक शानदार ट्रेड से नहीं मिलती। वह हजारों छोटे निर्णयों, वर्षों के अभ्यास और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता से मिलती है। उन्होंने ये भी दिखाया कि असफलता अंत नहीं होती, यदि व्यक्ति उसके कारणों को समझकर स्वयं को बदलने का साहस रखता हो। उनका जीवन जितना प्रेरणादायक है, उतना ही चेतावनी भी देता है। ये सिखाता है कि धन कमाने की कला सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन को स्थिर रखना, अपने नियमों का पालन करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। इस श्रृंखला के अगले और अंतिम भाग में हम जेसी लिवरमोर के 50 सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। प्रत्येक सिद्धांत के साथ उसका व्यावहारिक अर्थ, आधुनिक शेयर बाजार में उसका उपयोग, भारतीय बाजार में उसकी प्रासंगिकता और नए तथा अनुभवी ट्रेडरों के लिए उससे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझाया जाएगा। यही भाग पूरी पुस्तक का सार होगा। भाग 14, जेसी लिवरमोर के 50 अमर ट्रेडिंग सिद्धांत, उनका गहरा अर्थ और आधुनिक बाजार में उपयोग। जेसी लिवरमोर का मानना था कि शेयर बाजार समय के साथ बदलता है, लेकिन मनुष्य की भावनाएं नहीं बदलती। इसी कारण उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने 100 वर्ष पहले थे। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि उनके पास ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला है जिससे हर ट्रेड में लाभ हो जाए। इसके विपरीत, वे बार बार कहते थे कि सफलता का आधार सही मानसिकता, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन है। उनके नियम छोटे वाक्यों में अवश्य लिखे गए हैं, लेकिन प्रत्येक नियम के पीछे वर्षों का अनुभव और अनेक सफलताओं तथा असफलताओं का सार छिपा हुआ है। उनका पहला और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था कि बाजार हमेशा सही होता है, व्यक्ति नहीं। इस वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि बाजार हर समय तर्कसंगत होता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि यदि आपकी राय और बाजार की दिशा अलग अलग है, तो अंततः कीमत ही सत्य मानी जाएगी। कोई ट्रेडर केवल इसलिए लाभ नहीं कमा सकता क्योंकि उसे लगता है कि वह सही है। यदि बाजार उसके विपरीत चल रहा है, तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। जेसी ने अपने जीवन में कई बार यह नियम तोड़ा और हर बार भारी नुकसान उठाया। इसलिए उन्होंने इसे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा माना। उनका दूसरा सिद्धांत था कि ट्रेंड के साथ चलो, उसके विरुद्ध नहीं। उनका विश्वास था कि किसी मजबूत तेजी में केवल इसलिए शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है। उसी प्रकार किसी मजबूत गिरावट में केवल इसलिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शेयर सस्ता दिखाई दे रहा है। कीमतें अक्सर हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक ऊपर या नीचे जा सकती हैं। इसलिए सबसे सुरक्षित रास्ता वही है जो बाजार स्वयं दिखा रहा हो। तीसरा सिद्धांत धैर्य से जुड़ा था। जेसी कहा करते थे कि बाजार में सबसे अधिक पैसा खरीदने या बेचने से नहीं, बल्कि सही समय तक बैठे रहने से बनता है। उनका अनुभव था कि अधिकांश लोग अच्छा ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लाभ होते ही बाहर निकल जाते हैं। इसके विपरीत, नुकसान वाले ट्रेड में वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। यह आदत सफलता की सबसे बड़ी शत्रु है। चौथा सिद्धांत जोखिम प्रबंधन पर आधारित था। उनका मानना था कि किसी भी एक ट्रेड में इतनी बड़ी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए कि यदि वह गलत हो जाए तो आपका आत्मविश्वास और पूंजी दोनों समाप्त हो जाएं। उनके अनुसार बड़े ट्रेडर और छोटे ट्रेडर में सबसे बड़ा अंतर यह नहीं होता कि कौन अधिक कमाता है, बल्कि यह होता है कि कौन अपने नुकसान को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है। पांचवां सिद्धांत था कि नुकसान को जल्दी स्वीकार करो। उन्होंने स्वयं अनुभव किया था कि छोटा नुकसान स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन यदि उसी नुकसान को अहंकार के कारण बढ़ने दिया जाए तो वह पूरी संपत्ति समाप्त कर सकता है। इसलिए वे कहते थे कि यदि बाजार स्पष्ट रूप से आपके विरुद्ध जा रहा है तो बाहर निकलने में देर मत करो। छठा सिद्धांत ये था कि औसत कीमत कम करने, एवरेजिंग डाउन से बचो।
यदि आपने किसी शेयर को $100 पर खरीदा और वह $80 पर आ गया, तो केवल इसलिए और खरीदना कि आपकी औसत कीमत कम हो जाए, उनके अनुसार अत्यंत खतरनाक आदत थी। उनका मानना था कि पहले ये सिद्ध हो कि बाजार फिर आपकी दिशा में लौट रहा है, उसके बाद ही नई खरीदारी पर विचार करना चाहिए। 7वां सिद्धांत था कि सफल पोजीशन में ही पूंजी बढ़ाओ। यदि आपका ट्रेड लाभ में चल रहा है और बाजार लगातार आपकी दिशा की पुष्टि कर रहा है, तभी धीरे धीरे पोजीशन का आकार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नुकसान वाले ट्रेड में अधिक पैसा लगाना, उनके अनुसार, अपनी गलती को और बड़ा बनाना है। 8वां सिद्धांत था कि हर दिन ट्रेड करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाजार कोई नौकरी नहीं है जहां रोज उपस्थित होना पड़े। यदि अच्छा अवसर उपलब्ध नहीं है, तो सबसे अच्छा निर्णय कुछ न करना हो सकता है। ये बात आज के अत्यधिक सक्रिय ट्रेडिंग वातावरण में भी उतनी ही प्रासंगिक है। 9वां सिद्धांत ये था कि समाचारों से अधिक कीमतों पर भरोसा करो। जेसी का अनुभव था कि बड़ी घटनाओं का संकेत अक्सर समाचारों से पहले कीमतों में दिखाई देता है। इसलिए वे पहले चार्ट और बाजार के व्यवहार को देखते थे, उसके बाद समाचारों पर ध्यान देते थे। उनका मानना था कि कई बार समाचार केवल उस घटना की पुष्टि करते हैं जो बाजार पहले ही दिखा चुका होता है। 10वां सिद्धांत था कि भीड़ की मानसिकता से सावधान रहो। यदि हर व्यक्ति एक ही दिशा में सोच रहा है और यह मान चुका है कि बाजार अब कभी नहीं गिरेगा या कभी नहीं बढ़ेगा, तो ये सतर्क होने का समय हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भीड़ हमेशा गलत होती है, बल्कि यह कि अत्यधिक एकतरफा सोच अक्सर बड़े मोड़ से पहले दिखाई देती है। 11वां सिद्धांत था कि अपनी भावनाओं को निर्णयों से अलग रखो। भय और लालच दोनों ही ट्रेडर के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि व्यक्ति भय के कारण जल्दी लाभ बुक कर लेता है या लालच के कारण स्टॉप लॉस हटाता रहता है, तो वह लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। 12वां सिद्धांत था कि हर ट्रेड से पहले योजना बनाओ। प्रवेश कहाँ होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और यदि ट्रेड सफल रहा तो आगे क्या करना है, इन सभी बातों का निर्णय पहले होना चाहिए। बाजार खुलने के बाद भावनाओं के आधार पर योजना बदलना खतरनाक हो सकता है। 13वां सिद्धांत ये था कि अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखो। जेसी वर्षों तक अपने ट्रेड लिखते रहे। वे केवल लाभ नहीं लिखते थे, बल्कि यह भी लिखते थे कि निर्णय क्यों लिया गया, कहाँ गलती हुई और भविष्य में क्या सुधार किया जा सकता है। यही आदत उन्हें लगातार बेहतर बनाती रही। 14वां सिद्धांत था कि सही अवसर का इंतजार करना भी कौशल है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि सफल ट्रेडर हर समय सक्रिय रहता है, लेकिन जेसी का मानना था कि महान ट्रेडर अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं और केवल असाधारण अवसरों पर पूरी शक्ति से कार्य करते हैं। 15वां सिद्धांत था कि अहंकार बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि ट्रेडर यह मान ले कि अब वह कभी गलत नहीं हो सकता, तो उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। उन्होंने अपने जीवन में इसका मूल्य कई बार चुकाया था, इसलिए वे बार बार कहते थे कि बाजार के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इन प्रारंभिक सिद्धांतों में ही जेसी लिवरमोर के पूरे ट्रेडिंग दर्शन की नींव दिखाई देती है। इनमें कहीं भी किसी विशेष इंडिकेटर, किसी गुप्त फॉर्मूले या किसी निश्चित पैटर्न की चर्चा नहीं है। इसका कारण यह है कि वे जानते थे कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन अनुशासन, धैर्य और मनोविज्ञान कभी पुराने नहीं होते। अगले भाग में हम सिद्धांत 16 से 35 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें हम समझेंगे कि जेसी लिवरमोर पोजीशन साइजिंग, मार्केट टाइमिंग, पूंजी की सुरक्षा, ट्रेडिंग मनोविज्ञान, बड़े ट्रेंड की पहचान, नकदी के महत्व और लगातार सीखते रहने की आदत को क्यों सफलता की असली कुंजी मानते थे। यही वे सिद्धांत हैं जो आज भी दुनिया के अनेक पेशेवर ट्रेडरों की कार्यशैली का आधार बने हुए हैं। भाग 15, अंतिम भाग, अंतिम 35 सिद्धांत, जीवन का सार और स्थायी विरासत। जेसी लिवरमोर के विचारों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं थे। उनके अधिकांश सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं। उनका विश्वास था कि सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे सही निर्णयों की लंबी श्रृंखला का परिणाम होती है। उन्होंने अपने जीवन में जितनी बार सफलता प्राप्त की, उतनी ही बार असफलता भी देखी। इसलिए उनके प्रत्येक नियम के पीछे केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव छिपा था। उनका 16वां सिद्धांत था कि पूंजी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि पूंजी सुरक्षित है तो अवसर हमेशा मिलेंगे, लेकिन यदि पूंजी समाप्त हो गई तो सबसे अच्छा अवसर भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने हमेशा पहले पूंजी बचाने और उसके बाद लाभ कमाने की बात कही। 17वां सिद्धांत था कि छोटे लाभ से संतुष्ट होने की आदत मत बनाओ, लेकिन छोटे नुकसान स्वीकार करने की आदत अवश्य बनाओ। उनका मानना था कि महान ट्रेडर कुछ बड़े ट्रेंड से अपनी अधिकांश कमाई करते हैं। यदि हर बार थोड़ा सा लाभ लेकर बाहर निकल जाओगे, तो कभी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। 18वां सिद्धांत था कि बाजार में भविष्यवाणी नहीं, संभावना काम करती है। कोई भी व्यक्ति 100% निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक ट्रेड में यह मानकर चलो कि तुम गलत भी हो सकते हो। 19वां सिद्धांत था कि हर बड़ी तेजी और हर बड़ी मंदी की शुरुआत छोटे संकेतों से होती है, इसलिए बाजार की छोटी छोटी गतिविधियों को समझना सीखो। 20वां सिद्धांत था कि अपनी ऊर्जा बचाओ। हर छोटी चाल पकड़ने की कोशिश मत करो।
जब वास्तव में बड़ा अवसर आए तभी पूरी तैयारी के साथ कार्य करो। 21वां सिद्धांत था कि धैर्य भी पूंजी की तरह एक संपत्ति है। अधीर ट्रेडर धीरे धीरे अपनी पूंजी और आत्मविश्वास दोनों खो देता है। 22वां सिद्धांत था कि गलत ट्रेड में उम्मीद मत जोड़ो। उम्मीद कभी भी विश्लेषण का स्थान नहीं ले सकती। 23वां सिद्धांत था कि सही ट्रेड में डर मत जोड़ो। यदि विश्लेषण सही है और बाजार उसकी पुष्टि कर रहा है तो केवल भय के कारण जल्दी बाहर मत निकलो। 24वां सिद्धांत था कि रिकॉर्ड रखना बंद मत करो। वर्षों बाद भी अपने पुराने ट्रेड पढ़ने से नई सीख मिलती है। 25वां सिद्धांत था कि हर नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं लो। जब तक गलती का दोष दूसरों पर डालोगे तब तक सुधार संभव नहीं होगा। 26वां सिद्धांत था कि ट्रेडिंग में अनुशासन प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। औसत बुद्धि वाला अनुशासित ट्रेडर अक्सर अत्यधिक बुद्धिमान लेकिन अव्यवस्थित ट्रेडर से अधिक सफल होता है। 27वां सिद्धांत था कि भावनात्मक होकर लिया गया निर्णय अक्सर महंगा पड़ता है। क्रोध, बदला, उत्साह और भय, इन चारों अवस्थाओं में बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। 28वां सिद्धांत था कि बाजार को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। उनका 29वां सिद्धांत था कि लाभ कमाना महत्वपूर्ण है लेकिन लाभ बचाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। 30वां सिद्धांत था कि किसी दूसरे की सलाह पर आंख बंद करके ट्रेड मत करो। यदि निर्णय तुम्हारा नहीं है तो उससे सीख भी नहीं मिलेगी। 31वां सिद्धांत था कि जब बाजार स्पष्ट न हो तब नकद कैश में रहना भी एक पोजीशन है। उन्होंने कई बार महीनों तक केवल इंतजार किया और वही इंतजार उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। 32वां सिद्धांत था कि एक ही समय में बहुत अधिक शेयरों में मत उलझो। कुछ चुने हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। 33वां सिद्धांत था कि हर ट्रेंड का सम्मान करो, चाहे वह तुम्हारी राय से मेल खाता हो या नहीं। 34वां सिद्धांत था कि सफलता मिलने पर भी अपने नियम मत बदलो। अधिकतर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती लगातार सफलता के बाद करते हैं। 35वां सिद्धांत था कि लगातार सीखते रहो। बाजार हर दशक में बदलता है। यदि ट्रेडर सीखना बंद कर दे तो वह पीछे छूट जाएगा। 36वें से 40वें सिद्धांत तक उन्होंने मानसिक संतुलन पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का काम नहीं है बल्कि स्वयं को पढ़ने का भी कार्य है। यदि मन अशांत है, यदि निजी जीवन में अत्यधिक तनाव है या यदि निर्णय भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए बाजार से दूरी बनाना बेहतर है। 41वें से 45वें सिद्धांत तक उन्होंने बार बार ये दोहराया कि बाजार किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। वह किसी को पुरस्कार नहीं देता और किसी से बदला भी नहीं लेता। बाजार केवल अवसर देता है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रेडर उन अवसरों का उपयोग किस प्रकार करता है। 46वें से 50वें और अंतिम सिद्धांत तक उनका पूरा ध्यान चरित्र पर था। उनका विश्वास था कि ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, विनम्रता, धैर्य और निरंतर अभ्यास ऐसे गुण हैं जो केवल ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। यदि ये गुण विकसित हो जाएं तो बाजार में सफलता की संभावना स्वतः बढ़ जाती है। इन सभी सिद्धांतों का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वह ये होगा कि पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो फिर बाजार पर। यही जेसी लिवरमोर के पूरे जीवन का सबसे बड़ा संदेश था। उनके जीवन में विरोधाभास भी थे। उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए और कई बार लगभग सब कुछ खो दिया। उन्होंने इतिहास के सबसे महान ट्रेड किए और ऐसी गलतियां भी की जिन्हें वे स्वयं स्वीकार करते थे। उन्होंने असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त की लेकिन व्यक्तिगत जीवन में गहरे संघर्ष भी झेले। यही कारण है कि उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हीं उतार चढ़ावों से व्यक्ति का वास्तविक चरित्र बनता है। आज उनकी मृत्यु के 8 दशक से भी अधिक समय बाद आधुनिक ट्रेडिंग पूरी तरह बदल चुकी है। कंप्यूटर आधारित एल्गोरिदम, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक बाजार, मोबाइल ऐप और रियल टाइम डेटा ने निवेश की दुनिया को बदल दिया है। फिर भी यदि किसी अनुभवी ट्रेडर से पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है तो उत्तर अक्सर वही होगा जो जेसी लिवरमोर ने लगभग एक शताब्दी पहले दिया था: अनुशासन, धैर्य, जोखिम प्रबंधन और भावनाओं पर नियंत्रण। यही कारण है कि जेसी लिवरमोर केवल इतिहास के एक महान ट्रेडर नहीं हैं, वे ट्रेडिंग मनोविज्ञान के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में भी गिने जाते हैं। उनके अनुभव आज भी लाखों निवेशकों और ट्रेडरों को ये याद दिलाते हैं कि बाजार में सफलता केवल सही स्टॉक चुनने से नहीं मिलती बल्कि सही मानसिकता विकसित करने से मिलती है। यदि इस पूरी जीवनी से केवल 5 बातें याद रखी जाएं तो वे होंगी: ट्रेंड का सम्मान करो, पूंजी की रक्षा करो, नुकसान को छोटा रखो, धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ और कभी यह मत मानो कि तुम बाजार से बड़े हो। यही 5 सिद्धांत जेसी लिवरमोर की पूरी ट्रेडिंग यात्रा का सार हैं। जेसी लिवरमोर की कहानी किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसने कभी गलती नहीं की। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी गलतियों से सीखकर बार बार स्वयं को नया बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि बाजार में सफलता भाग्य का खेल नहीं बल्कि अध्ययन, अनुशासन, अनुभव और आत्मनियंत्रण का परिणाम है।
उनका जीवन ये भी बताता है कि आर्थिक सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक संतुलन, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत शांति भी उतनी ही आवश्यक हैं। यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धियां भी अधूरी लग सकती हैं। इसी कारण जेसी लिवरमोर आज भी केवल एक महान ट्रेडर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं जिसने अपने जीवन से आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य शिक्षाएं छोड़ीं। उनके सिद्धांत समय के साथ पुराने नहीं हुए, क्योंकि वे चार्ट या तकनीक पर नहीं, बल्कि मानव स्वभाव पर आधारित थे, और मानव स्वभाव आज भी वैसा ही है जैसा 100 वर्ष पहले था। जेसी लिवरमोर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शेयर बाजार में स्थायी सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, जोखिम प्रबंधन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण से मिलती है। उनकी सफलताएं और असफलताएं दोनों ही हमें मूल्यवान सीख देती हैं कि बाजार से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। यदि आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग और निवेश को गहराई से सीखना चाहते हैं तो द बुल टॉक यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। यहाँ शेयर बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और निवेश की रणनीतियों को सरल हिंदी में विस्तार से समझाया जाता है, ताकि आपकी सीखने की यात्रा अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बन सके।